बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। खुश आमदीद 2025। हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। नए साल का सूरज नई उम्मीदों के साथ तुलू हो चुका है। तो जनाब एक्सप्रेसो और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। आपको ये साल बहुत बहुत मुबारक। दुनिया इस साल को बना चुकी है, क्योंकि रात भर हम देख चुके हैं कि पूरी स्क्रीन पर जो आतिशबाजी का मुजाहरा होता रहा है और हम देखते रहे हैं कि रंग रोशन था आसमान रात भर और खुश आमदीद उसको कहा जाता रहा है। शानदार इस्तकबाल किया गया है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न मनाया गया है। ऑकलैंड का आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया, जिसके मनाजिर आपने गुज़िश्ता रोज देखे ही हैं, एक्सप्रेस की स्क्रीन पर भी देखे। स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसके बाद फिजी आइलैंड तुवालू में भी यही रंग भरे गए और ऑस्ट्रेलिया में रात 12 बजते ही सिडनी हार्बर ब्रिज पर रंग बिरंगी रोशनियां फैल गईं। दुनिया भर से सयाह आतिशबाजी देखने पहुंच गए। जी हाँ, आसमान पर रंगों रोशनी के नज़ारों ने सबको हैरान कर दिया। इसके साथ साथ जापान, जनूबी कोरिया, शिमाली कोरिया, चीन, ताइवान, फिलिपाइन, सिंगापुर और मकाओ में भी नए साल का खूब जश्न मनाया गया। आसमान पर हसीन और दिलकश मनाजिर देखने को मिले। मंगोलिया, अंटार्कटिका, रूस के कई हिस्सों में भी नए साल की एंट्री हो गई है। और वस्ती अमेरिका की बात करें तो ग्वाटेमाला और बेलीज और होंडुरस में दाखिल हो चुके हैं। 2025 में वो दाखिल हो गए हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया, वहाँ भी जश्न मनाया गया। मैक्सिको और कनाडा के कुछ हिस्सों में भी नए साल की खुशियाँ मनाई गई। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका के शहरियों ने भी नए साल का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। और इसी तरह से पाकिस्तान में भी जनाब रात 12 बजते ही नए साल का खूब जश्न मनाया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया गया और आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। अगर शहर शहर बात करें तो फायरवर्क्स ने समा बांध दिया था और सब लोग बड़ी खुशी से 2025 को वेलकम किया। बिल्कुल। और गवर्नर हाउस कराची में भी खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दुआ की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक नया साल पाकिस्तान के लिए आसानियां लाए। दुनिया भर में जहां इंसानियत पर जुल्म और सितम हो रहा है, वहां अमन हो और उनकी मुश्किलात कम हो और गज़ा में बसने वालों की मुश्किलात भी कम हो। कश्मीर में जारी मजालिम पर भी हम बात करेंगे। वहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, उनको बोलने की आज़ादी हो और वहाँ भी लोगों की मुश्किलात कम हो, क्योंकि हम किसी को नहीं भूलना चाहते, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे अवामिल अब 2025 में हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमारी मईशत के इंडिकेटर्स हैं और उसके साथ साथ सियासत में जो एक मुज़ाकरात की टेबल पर सभी लोग आ गए हैं। तो शायद अब अवाम के लिए भी कुछ अच्छी खबरें 2025 में उनके इंतजार को है। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा जो है ना नया सूरज 2025 का जो तुलू हुआ है वो हम दिखा रहे हैं जी अपने नाजरीन। बिल्कुल, देखिए जनाब, खूबसूरत ये मंजर है जब सूरज तुलू हुआ है, एक नई उम्मीद के साथ, नई दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए जो है ना खैर आफियत वाला करे 2025 को और जितनी आसानियां हैं वो सबको मिले। और कितना खूबसूरत लग रहा है देखते हुए। अल्लाह करे कि खैर का हो। और जो स्मॉग और फोग है वो भी हम देख रहे हैं कि लाहौर के हम चाहते हैं कि ये जो एक नया सूरज है इसको देखते हुए तजदीद अहद करें और अपने वतन के साथ, खुद अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ ये अहद निभाएं भी साल भर। भूलना नहीं है आपने, पहले दिन जो आपने अहद करना है आखिरी दिन तक लेकर चलना है। और इस अहद के साथ हम भी आपके साथ हैं कि हम आप तक मालूमात, आप तक वो बातें और आप तक वो कामयाबियां अपने हमवतनों की जरूर पहुंचाते रहेंगे जिसकी रिवायत हमने बरकरार रखी है आज तक। और इसके साथ साथ बिल्कुल आगे भी हम उसको रखेंगे। 2025 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अली, आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मुझे इस बार अपना एक खुद का कारोबार शुरू करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चीज से गुजारा नहीं हो रहा। ठीक है जी, सबके यही आप बताएं, आपके क्या रेजोल्यूशन है? अली, मेरा ये है कि मैंने अपनी जो पिछले साल की काफी सारी गलती है ना उनको दोहराना नहीं है 2025 में, नए साल में। तो जी हमने जिस तरह से अपने रेजोल्यूशंस बताए, आपने भी जरूर अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी आया है। नहीं भाई, वो गिफ्ट है अली, ऐसे नहीं आप बता सकते। आवाम को भरपूर तरीके से बताना है हमने कि जनाब साल का पहला दिन है, तोहफा जो है वो जरूर मिलता है इस तरह के मौकों पर, खुशी के मौकों पर। तो तोहफा में मिला है हमारी पूरी कौम को। हुकूमत ने अवाम को नए साल की पहली सलामी दे दी है जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और वजारत खजाना की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिल्कुल। और ये जो मैंने हुकूमती रेजोल्यूशन की बात की थी वो यही था कि मजीद पैसे जो है ना वो आम आवाम की जेब से निकाल लें। और ये नोटिफिकेशन उसी का है। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में
₹2.96 का इजाफा किया गया है। ₹2.96 जो हैं वो हाई स्पीड डीजल के लिए उन्होंने बढ़ाए हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ ₹56 का ही इजाफा किया गया है। तो जनाब तैयारी कर लें, और इजाफे के बाद नई कीमत ₹252.66 फी लीटर हो गई है पेट्रोल की। तो ये सारा सिलसिला तो अब नहीं है। अब देखते हैं 2025 में हम पेट्रोल की कीमतों से आगे बढ़ें, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ कीमतें कम भी होंगी 2025 में, क्योंकि जो भी हमने देखा कि जी महंगाई के इंडिकेटर्स ऊपर गए नीचे गए, लेकिन आम आवाम के लिए महंगाई बढ़ती चली गई है। इसीलिए हमने कहा जी सबसे पहले हम वो बात करें कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है ना जी मईशत को नया गियर लगाने का, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बड़ी खबर में इकोनॉमी पे बात करते हैं। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 5 साला मौशी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इजरा कर दिया है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने बताया कि हमने कौमी मफाद को मुकद्दम रखा है, सियासत की बजाय उन्होंने कहा कि हमने रियासत को बचाया। और बेपनाह चैलेंजों के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम में कामयाब हुए हैं। 5 साल प्लान के खदोखाल पर बात करेंगे। 5 साल में GDP 9.8% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। प्लान के तहत शरह ख्वानदगी 70%, गुर्बत 13% तक लाने का प्रोग्राम बनाया गया है, जबकि IT बरामदात में सालाना $5 अरब का इजाफा, जबकि 2035 तक मुल्क की मईशत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का भी हदफ मुकर्रर किया गया है। उड़ान पाकिस्तान, इसका जो महवर जो है, इसका जो पिवट है, वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। एक्सपोर्ट्स के लिए आपको एक माहौल बनाना होगा, आपको एक्सपोर्ट्स के लिए आपको इंसेंटिव देने होंगे, लोकल सरमायाकारी के लिए एक माहौल पैदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो जल्द आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें ईज़ ऑफ बिजनेस है और दूसरी बेशुमार उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह लोकल सरमायाकारी आएगी। हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे। जी जनाब, जबकि तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह दावा किया कि ये प्लान पाकिस्तान को 3 सालों में दुनिया के बड़े ममालिक के सफ़ में ला खड़ा करेगा। मगर ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर ही हमने बात करनी है। नए साल के हमारे पहले मेहमान डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना है, इसके साथ साथ मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं जी तमाम मामलात पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप? Walaikum assalam. Good morning and good to join you. In my first interview in 2025. सर थैंक यू। सबसे पहले तो सर ज़रा उड़ान पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जिसकी बुनियाद रख दी गई है और कहा यही जा रहा है कि जी एक नया गियर लगा दिया गया है मईशत को। मईशत टेक ऑफ की बातें हो रही हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसी इस्लाहात गुज़िश्ता साल हम कर चुके हैं कि अब टेक ऑफ की पोजीशन में हम आ जाए? देखिए 2024 लोगों के लिए भी और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बेहतर साल था, क्योंकि 2023 में लोगों को बहुत तकलीफ हुई, जिसका मतलब यह है कि अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो चूँकि बहुत ऊपर चली गई थी, तो ऑब्वियसली लोगों की जो बाइंग पावर थी वो ख़राब हुई। जो पाकिस्तान की एक्सटर्नल सूरत हाल थी वो डेलिकेट थी, डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी। 2024 जो है वो कदरे मैक्रो स्टेबिलिटी का साल था, जिसका मतलब है रिजर्व्स बेहतर हैं, बैरूनी खसारा संभल गया है। अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह, कीमतें अब भी बढ़ रही हैं पर उस शरह से नहीं बढ़ रही जिस शरह से 23 में बढ़ रही थी या 24 के शुरू में बढ़ रही। डॉक्टर खाकान से रब्ता एक बार फिर से बहाल करेंगे। मईशत पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उड़ान पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव वो ले तो लिया गया है, 5 साल प्लान दे तो दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ देखना यह है कि टेक ऑफ कहाँ करना है। रनवे मौजूद नहीं है, रनवे होगा तो टेक ऑफ करेंगे ना। तो इस वक्त शहबाज शरीफ की जानिब से जो ये उड़ान पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव लिया गया है, उम्मीद करते हैं कि बातों की हद तक ना रहे, बल्कि इसे अमली जामा भी पहनाया जाए। आगे आने वाले वक्त में हमें देखना यह है कि पाकिस्तान क्या साबित कदम रह सकता है अपने ही मंसूबों पर। बेसिकली बात यही है कि जब जो पॉलिसीज़ होती हैं उनका तसलसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वही उसी का यहाँ पर फुकदान है। डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा से। जी डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं?
जी मैं ये कह रहा था कि 2024 जो है वो कुछ कदरे बेहतर साल था कंपेयर टू 2023 इन द सेंस कि हमने ये देखा कि एक स्टेबिलिटी सी मुल्क में आ गई। आईएमएफ की इंगेजमेंट ने जो पाकिस्तान के अशारिये थे जो शॉर्ट टर्म के अगर आप देखें अफरात-ए-ज़र बेहतर हो गई, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी आई, जो एक्सटर्नल हमारा खसारा था वो संभल गया बल्कि सरप्लस में आ गया। इकोनॉमी को स्लो करके हमने अपने जो करंट अकाउंट है उसको इस तरह बना लिया कि वो फाइनेंसेबल हो गया। हमारे डेट मौखर हो गए, 16 अरब के डेट हैं जो हमने फ्रेंडली कंट्रीज को देने हैं। लोकल कुछ जो खसारे हैं हमारे जिसको कहते हैं जो एक्सपेंडिचर और जो हम कमाते हैं उसमें जो गैप है वो बेहतर हो गया बल्कि प्राइमरी सरप्लस में आ गया। ये सब एट द बैक ऑफ एन आईएमएफ एंगेजमेंट हुआ। मैंने हमेशा कहा है कि आईएमएफ आपको एक वक्त और एक स्पेस बाय कर देता है। आपने एक वक्त और एक स्पेस बाय कर ली है, जिसका मतलब ये है कि अब जो फंडामेंटल काम है वो आपने करने हैं। मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान फाइंड्स इट हार्ड टू डू द फंडामेंटल वर्क। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप पीआईए को बेचने जाते हैं तो 2024 में भी आपने यही देखा ना कि आप पीआईए नहीं बेच सके। जब आप एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करने जाते हैं जिसका मतलब यह है कि डिविजन्स कम करें। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। ओके गुड। सो आप एक्सपेंडिचर कम करें, आप सब्सिडी को टारगेट करें, आप पाकिस्तान के जो बेस्ट मतलब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको सूबाई सतह पे लेके जाएं, आप अपने डिविजन्स कम करें। जब आप ये सारा काम करने जाते हैं तो पाकिस्तान फाइंड्स इट हार्ड। 2024 में भी यही हुआ। अब आप आखिरी चीज ये देखिए कि जब आप अपनी टैक्स की बेस को बढ़ाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल ताजिर दोस्त स्कीम, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, तो आप लेजिस्लेट भी करना मुश्किल समझते हैं। सो जब पाकिस्तान की स्टोरी यही है कि 2000 अब इमीडिएट स्टोरी देख लें सो दैट जो यंगर जनरेशन है वो ये ना कहे कि मैं 24 आईएमएफ प्रोग्राम्स की गुफ्तगू कर रहा हूं। पिछले 10 साल में देखिए 3 बार आईएमएफ के दर पे गए हैं, तीनों बार स्टेबिलिटी आई है, रिजर्व्स राइज किए हैं। पर जब हम फंडामेंटल काम करने जाते हैं ना 2016 में पीआईए बेच पाए हैं ना 2024 में पीआईए बेच पाए हैं। नाउ द टाइम इज टू डू दैट फंडामेंटल वर्क व्हिच मींस divestment, which means deregulation, ease of doing business, energy efficiency, productivity, education, skills, और इसमें प्रोविंसेस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर 2025 में और उड़ान पाकिस्तान या कोई भी पाकिस्तान का प्रोग्राम जो पाकिस्तान के फंडामेंटल्स को ठीक कर रहा हो, वो यही कहेगा ना कि यार दुनिया में चीजें बेचो, डॉलर कमाओगे तो बैरूनी खसारा टूट जाएगा। अब इसके लिए जो आपने R&D करनी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर ये सब आपको होती हुई 2025 में दिखाई दे, जो मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइवेट सेक्टर भी करेगा, पब्लिक सेक्टर भी करेगा, एफडीआई भी आएगी, तो फिर आप कह सकते हैं कि हमने जो 2024 की रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको टर्न कर दिया इनटू मोर प्रोडक्टिव इकोनॉमी। ये है चैलेंज। बट 2024 में फंडामेंटल काम जो है वो हम करने में अब भी उसी तरह जिसे कहते हैं वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू इट। मतलब ताजिरों पे टैक्स लगाना एक स्ट्रक्चरल काम है, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू। रियल एस्टेट को पूरा धारे में लाना एक डिफिकल्ट काम है, वी फाइंड इट हार्ड टू डू। पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन में खातिर खाक प्रोग्रेस करना एक डिफिकल्ट काम है, वी फाइंड इट हार्ड टू डू। मुल्क को डीरेगुलेट करना एक डिफिकल्ट काम है, वी फाइंड इट हार्ड टू डू। सो ये काम कल उड़ान पाकिस्तान में भी कहे गए, बहुत अच्छी बात है। फिर जो असल काम है सोशल सेक्टर्स के, और इसमें पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा जुज है। देखिए अगर पाकिस्तान फैसलाबाद की तरह का एक शहर हर साल प्रोड्यूस करेगा तो ये कोई मुमकिन ही नहीं है कि हम तरक्की की तरफ जा सकें। ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर मसला हो तो सबसे बड़ा मसला तो चाइना के लिए होता है। उन्होंने तो ह्यूमन रिसोर्स की तरह इसको इस्तेमाल किया और पॉपुलेशन से ही उन्होंने फायदा उठाया। तो अभी ये बताइएगा जो ये एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ये बात कर रहे हैं कि वो बनाने जा रहे हैं 2035 में, क्या ये रियलिस्टिक गोल है? क्योंकि अगर आप बरामदात की बात करें 30 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 60 बिलियन डॉलर तक ये ले जाने की बात कर रहे हैं, तो इस रफ्तार से अगर चलते रहे तो तब भी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक नहीं पहुंचेंगे। बात ये आपकी दुरुस्त है। I mean, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, पाकिस्तान आज 377 अरब डॉलर की इकोनॉमी है। लिटरली हम ये कह रहे हैं कि हमें 2.5 टाइम्स 10 साल में जाना है। आई थिंक एक स्टीप सा टारगेट है ये, बट लेट्स होप कि अब हम अगले साल यानी जो आज शुरू कर रहे हैं इसके जो अहदाफ है ना वो लोगों को बताएं कि हम ये प्राइवेटाइज कर देंगे,
इतना टैरिफ कट कर देंगे इंपोर्ट का, इतनी डीरेगुलेशन कर देंगे, इतना कुछ एफबीआर की जो एक्सपेंशन है इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू द सेक्टर्स जो टैक्स गैप में है वो कर देंगे, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बनाने के काम है वो इतने कर देंगे। मैं इस पे ही राजी हूं ऑनेस्टली, बिकॉज जब आप बहुत दूर के टारगेट बनाते हैं, हुकूमतों का साइकिल पूरा हो जाता है, तो फिर वो जो सारा जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं टूट जाता है। पर अगर तसलसल से सालाना की बुनियाद पर काम होते दिखाई दे रहे हों आपको, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये काम हो गए हैं, अब ये अगले साल करने हैं। आई थिंक द ईयरली टारगेट्स हैव टू कम थ्रू। आई रियली होप कि जो उड़ान पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है उसमें जो ईयरली टारगेट्स हैं वो डिफाइन होंगे। ये डिफाइनिंग होगा इन टर्म्स ऑफ जो कामयाबी होगी किसी भी प्रोग्राम की पाकिस्तान में, कि 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, आप बता दीजिए कि हर प्रोविंस ने इसमें से क्या शेयर है उनका और उनमें से कितना बच्चा आप वापस लाएंगे। आप बता दीजिए कि किस तरह पॉपुलेशन का प्रोग्राम पाकिस्तान में चलेगा, एजुकेशन एंड स्किल्स का चलेगा। आईटी सेक्टर के ग्रेजुएट्स अगर बढ़ाने हैं जिसकी बात हो रही है, तो कितने आईटी सेक्टर के ग्रेजुएट्स जो हैं वो इस साल आप ऐड करने जा रहे हैं मुल्क में, उनकी क्या क्वालिटी है, मतलब क्रिटिकल जो ड्राइवर्स हैं पैदावारी सलाहियत के हर जगह पे वो क्या होंगे सालाना की बुनियाद पर। आई थिंक ये ब्रेकअप करना पड़ेगा टू मेक दिस सक्सेसफुल। और आखिर में वो क्या ह्यूमन रिसोर्स होगी, वो कौन से अदारे होंगे जो मेक श्योर करेंगे कि जो अहदाफ हैं वो क्वालिटेटिवली, यानी कि उनकी क्वालिटी ऐसी हो कि हम कह सकें कि क्वालिटेटिव चेंज आया है पैदावारी सलाहियत में, एनर्जी एफिशिएंसी में, एफपीआर में ऐसा चेंज कि पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को मसावी बनाया है, पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को आसान बनाया है, ग्रोथ ओरिएंटेड बनाया है। ये हैं यार असल चैलेंजेस पाकिस्तान के 2025 के। अच्छी बात ये है हम भी बात कर रहे हैं, आपको भी अदराक है, अथॉरिटीज को भी अदराक है। कैन वी पुट टुगेदर दैट सर्जिकल टीम इन सम एरियाज एंड दैट मेडिकल टीम इन सम एरियाज, कि ये हम सब जो है 2025 के एंड पे 31 को जब आप मेरा इंटरव्यू करें तो मैं आपको कह सकूं कि ये चीजें मुझे होती हुई दिखाई दी हैं। मैं फिर कहता हूं फंडामेंटली 2024 में जो काम करने वाले थे वी हैव फाउंड देम हार्ड टू डू। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी अहदाफ की बात की, टैक्स की बात की, तो फिर जो रवा माली साल था उसकी पहली सहमाही में तो हम टैक्स हदफ नहीं पूरा कर सके, तो अभी भी अगर देखा जाए जो बात हम कर रहे हैं, सारा जोर वो सैलरी क्लास पर ही निकलता नजर आ रहा है। नॉन फाइलर्स के गिर्द हमने देखा घेरा तंग हो रहा है। कुछ बिजनेस फोरम जो है उन्होंने हुकूमत से टैक्स के निज़ाम को मजीद बेहतर, रिटर्न सिस्टम को आसान बनाने का कहा है। आपको लगता है कि हुकूमत अवाम के लिए कुछ आसानियां मजीद ला सकती है इसमें? आई रियली होप कि हम ये काम जो है हुकूमत अब एक अदराक रखती है कि होम ग्रोन जो चीज़ें हैं ये करने वाली हैं। हम होम ग्रोन प्लान्स में बिलीव करें, हम ये बिलीव करें कि एफपीआर में हमने एक्सटर्नल कई प्रोग्राम चलाए हैं, अभी भी चल रहा है, चाहे वो मल्टीलैटरल्स के प्रोग्राम हो, कंसल्टिंग के प्रोग्राम हो, ये हमने कई चलाए हैं। आपको एफपीआर में एक परमानेंट लॉन्ग टर्म टीम लानी है, उस टीम को ऑथराइज करना है, रिस्पॉन्सिबल करना है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, टैक्स के निज़ाम को आसान बनाना हो, टैक्स की शरह को कम करना हो, जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उनको निकालना हो। ये सारे काम करने के लिए एक 1, 2, 3 ईयर का जो पाथ है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। मुझे मालूम है कि पहले साल जब हमने ये काम शुरू करना है तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ही शुरू से शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान डेटा रिच कंट्री है। नादरा का डेटा, हिना का नादरा का डेटा, हिना का ट्रैवल का डेटा, हिना का बैंक का डेटा, हिना की कार्स का डेटा, हिना की प्रॉपर्टी का डेटा, ये सब मौजूद है अथॉरिटीज को। इस डेटे को इकट्ठा करना है और देखना है कि हिना की स्पेंडिंग क्या है और हिना का टैक्स क्या होना चाहिए। आई थिंक दैट इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क जिसमें मुल्क ने काम करना है। और आखिरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जरूर एक टैक्स शॉर्टफॉल है। आईएमएफ को कन्विंस करें कि टैक्स का जो हदफ है वो बहुत बड़ा रख दिया गया था शुरू में, उस वक्त प्रोग्राम करना था, पाकिस्तान ने ये कर दिया। आई थिंक उस टैक्स के हदफ को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा विद द गिवन कॉन्टेक्स्ट। एंड आई रियली होप कि नया टैक्सेस का निफाज क्या जिसको आप लोग मिनी बजट कहते हैं वो ना करना पड़े। बिल्कुल। और कल वजीर आज़म भी ये कह चुके हैं कि अगर उनके
हाथ बस में हो तो वो जो टैक्स है उसको इंतहाई कम कर दें और कोशिश ये होगी कि कम से कम दबाव डाला जाए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जो वजीर आज़म आएगा, जो भी हुकूमत में होगा, उसकी ये कोशिश होगी कि कारकर्दगी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जा सके, और कारकर्दगी इसी तरह से दिखाई जा सकती है जब उसका रिलीफ आम आदमी को मिले। आम आदमी को तो यहाँ पर कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और जिस तरह से डॉक्टर खाकान भी जिक्र कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि आम आदमी तक ये रिलीफ पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सिस्टम मौजूद है, डेटा मौजूद है। बात है ना, लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ पॉलिसीज जो है वो बनानी पड़ेंगी। इस तरीके से नहीं होता। हमारे यहाँ वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि पॉलिसीज बनाई जाती है, टारगेट सेट किए जाते हैं, लेकिन उनमें तसलसल नहीं होता। एक अगर हुकूमत खत्म होती है तो उसके साथ ही उसकी जो पॉलिसी है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन ना इसके साथ साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि कम से कम हमारे पास शॉर्ट टर्म ऐसे अहदाफ हो जो हम पूरे भी कर सकें। अगर आप पहले ही हदफ पे चूक गए तो फिर आप लॉन्ग टर्म तो नहीं जा सकेंगे। डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जिक्र कर रहे थे हम कि ये लॉन्ग टर्म अहदाफ और शॉर्ट टर्म अहदाफ, तो अहदाफ तो दोनों तय कर लिए हमने, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पे ही चूक जाएंगे तो फिर लॉन्ग टर्म कैसे पूरा करेंगे? और आपको नहीं लगता कि हमें अहदाफ थोड़े कम रखने चाहिए थे जिससे हम उसे अचीव कर पाते और आसानी होती है उस हवाले से? देखिए, जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 13 ट्रिलियन का जो टैक्स टारगेट हमने रखा हुआ है, वो 9,400 अरब से जब लेता हूं तो वो 40% ग्रोथ मांगता है एफपीआर का। हिना जिस चीज का जिक्र कर रही थी कि पहले क्वार्टर में एक शॉर्टफॉल है, या पहले अब तो 6 माह के फिगर आ गए हैं, उनमें भी एक शॉर्टफॉल है। आई थिंक 385-86 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। आई थिंक इट्स स्टिल डिसेंट ग्रोथ, एक 26% की ग्रोथ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो 13 ट्रिलियन का टारगेट है, ये बहुत ही हाइटेंड टारगेट था जो हमने रखा था। 1500-1800 अरब के नए टैक्सेस लगाकर भी लगता था कि ये मुश्किल होगा अचीव करना। सो एक तो ये बात है। जब मैं कहता हूं कि आप शॉर्ट टर्म देखिए कि 1 साल 2 साल 3 साल में क्या डिलीवर करना है, आई डोंट मीन कि आप एफपीआर के टारगेट्स या इसमें देखिए आप जो फंडामेंटल्स है ना इकोनॉमी के, आप ये देखिए कि आपने इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी मुल्क में कैसे बढ़ाना है। आई थिंक दैट्स what I'm trying to say is कि आप टारगेट तो जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं उन्हीं को देखिए, बट कोशिश ये कीजिए कि आप उनके जो अहदाफ हैं वो सालाना की बुनियादों पर मॉनिटर कर रहे हो। पाकिस्तान का जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है वो 50 साला लो पे है, हम 12-13% पे हैं इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी। जो आपका दोस्त मुल्क है जिसकी हम मिसाल देते हैं चाइना, वो 35-40% अपनी जीडीपी के हुजम का इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए ग्रो कर रहा है। सो आप ये देखिए कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल में को कहां लेकर जाना है, इस पे खुद बहुत काम करना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज द वे वी हैव टू थिंक अबाउट दोस टारगेट्स जो फंडामेंटली इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तब्दील कर सकें। पाकिस्तान एक लो इन्वेस्टमेंट ट्रैप में है, लो ग्रोथ ट्रैप में है, जिसे कहते हैं लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप में है। इन तीनों चीजों से निकलना सबसे ज्यादा जरूरत है। ये हर वक्त जो गुफ्तगू है डेट और एफबीआर की, इससे निकल जाए, आप अपना माइंडसेट जो है उसको तब्दील करें। ये है असल चेंज। अब वक्त कम है और जिस तरह हम कहते हैं ना कि मुकाबला बहुत ही सख्त है, बिकॉज आईएमएफ में रहकर अब ये प्लस काम जो सारे करने हैं ये मुल्क ने करने हैं। एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ आपने करनी है। अगर आप सिर्फ प्राइसेस के बढ़ने को रिफॉर्म समझेंगे तो ये कतई तौर पे रिफॉर्म नहीं है। ये तो एक ऐसा बैंडेज है जो लीकेज को रोक सकता है, पर क्या डिस्कोस को बेचना, डीरेगुलेट करना, टैरिफ को ठीक करना, नए ऐसे डिमांड क्रिएट करना कि बिजली की खपत हो रही हो, यार ये हैं सारे प्रोफेशनल काम जो पाकिस्तान ने खुद करने हैं। इफ वी आर एबल टू डू दिस, 2025 can be a much better year than the preceding year. स्टेबिलिटी भी रहेगी। सबसे पहले आईएमएफ की टीम आ रही है फरवरी मार्च में, इंश्योर करेंगे जो फर्स्ट रिव्यू और जो सेकंड ट्रांच है वो आपको मिल जाए, बिकॉज इससे जो स्टेबिलिटी है वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हुकूमत के लिए तो आपने बता दिया, जिस तरह से गुज़िश्ता साल भी आपने आवाम के लिए कुछ तजावीज़ दी थी, सजेशंस दिए थे, इस बार भी जरा कुछ बताएं ताकि आवाम खुद के लिए आसानियां पैदा करे। I think the number one thing for people to remember is that they have to make some kind of a financial plan for the next year. That is extremely important. कि इस साल में चाहे आपकी 50,000 सैलरी है या 5 लाख सैलरी है, कि उसको 55,000 पे कैसे लेकर जाना है, क्या वो जराए हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। आप 1,000 रुपया भी सेव करके नेशनल सेविंग स्कीम्स में रखेंगे तो आने वाली जो दिन है उसके लिए आपके लिए वो सूदमंद साबित होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये देखना है कि आप
कैसे अपने एक्सपेंसेस को, चाहे वो सोलर की एक प्लेट लगानी हो उससे कम कर सकते हैं। नंबर 2, आप कैसे अपनी ग्रोसरीज के बिल को होलसेल पर जाकर कम कर सकते हैं। नंबर 3, आपने ये देखना है कि कैसे आप अपनी जो पैदावारी सलाहियत है, अपनी एफिशिएंसी है, उसको बेहतर कर सकते हैं। दिन में अगर आप 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं, तो आप अगर कुक हैं तो कोशिश कीजिए कि YouTube पे जाकर बेहतर खाने बनाएं ताकि आपको लोग बेहतर सैलरी दें, ताकि आप एक बेहतर पैदावारी सलाहियत अपनी बनाएं, अपनी एफिशिएंसी पैदा करें। ये 3 चीजें जो है, अपनी इनकम बढ़ाना, एक्सपेंडिचर को संभालना, अपने सेविंग्स करना बिटवीन द टू, और आखिरी अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बिल्ड करना एट व्हाटएवर लेवल यू आर। राइट डॉक्टर खाकान, वैसे असल उड़ान तो यही है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और अगर आवाम भी जो सही राह पर गामजन हो जाए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं वक्त बहुत है हमारी आवाम के पास और ताकतवर हलकों की जानिब उनका रुख रहता है, देखते रहते हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने घर की जानिब पहले देख लें तो मेरा ख्याल है कि बुनियादी सतह से ये जो है उड़ान भरना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान, आपने इस वक्त सारी मंजर कशी की, तस्वीर कशी की है कि किस तरह से हम अपनी को संभाल सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो जी, अब जरा बात कर लेते हैं जो हम शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि आज 2025 का पहला दिन है। तो जनाब, सबको फिक्र लाहक है कि कैसा होगा 2025 सबके लिए। रवां साल जो है वो कुछ लोगों ने गुज़िश्ता साल के कुछ मकासद जो है वो पूरे करने होंगे, और कुछ के 2024 के अभी भी बाकी होंगे, कुछ गोल्स होंगे जिनको 2025 में उन्होंने सर अंजाम देना होगा। तो इंसान की अगर कामयाबी जो है उसमें अगर बात करें, जितना ताल्लुक उसकी किस्मत का होता है, बिल्कुल वैसे ही किस्मत का ताल्लुक उसके सितारों से भी होता है। इंसान गुजरे पल को याद करता है तो आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी फिक्रमंद रहता है और मुसलसल प्लानिंग भी कर रहा होता है। तो हमने सोचा कि इस हवाले से हम अपने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करें, और जो साल 2025 का पहला दिन है इसके हवाले से आज ही हम आपको बताएं कि आपका 2025 जो है वो कैसा जाने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास गेस्ट आजमल रहीम साहब मौजूद हैं, माहिर इल्म नजूम, और हम बात करते हैं 2025 की कि वो कैसा होने वाला है। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं आज सुबह मैंने तैयार होकर, मैंने कहा जो प्रोग्राम लाइव बैठ के करने का मजा आता है वो उस पे नहीं आता। एक्सप्रेसो स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। देखें, मैं पहले तो एक डिस्क्लेमर सा देना चाहता हूँ कि ये इट्स नॉट कहें कि ये कोई गायब का इल्म है, ये कोई कह लें, ये इट्स अ रीडिंग नॉट प्रेडिक्शन। एंड व्हेन यू रीड समथिंग इट्स मीन के यू आर रीडिंग नॉट प्रेडिक्टिंग। जो प्रेडिक्शन वाला जो मामला होता है वो पैगंबर और बड़े बड़े वलीउल्लाह जो आंखें बंद करते हैं और बात कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा, इसको आप पेशेन गोई ना कहें, इट्स अ स्टैटिकल एनालिसिस और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। अब आ जाए पाकिस्तान का जो स्टार्ट आ रहा है 2025, आपको पता 2024 काफी प्रॉब्लमैटिक रहा, और इलेक्शन भी हुए और डिस्टर्बेंस भी रही, और ये 23rd से जब सन कैप्रिकॉर्न में आया तो मार्स रेट्रोग्रेड हुआ, पाकिस्तान का नेटल का भी और पाकिस्तान का ट्रांजिट का भी मार्स नेगेटिव हुआ। तो नोट किया होगा कि यूनिफॉर्म फोर्सेस पे प्रेशर आना शुरू हो गया। वार, एक सेमी वार सी चली अफगानिस्तान के साथ, शहादतें हुई, और फिर आपने ये भी नोट किया होगा कि 2-3 दिन में 4 जहाज क्रैश हुए। ठीक है, अभी पिछले दिनों में एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 11 जनवरी। तो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल। अपना मैं सिर्फ एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो ख़वातीन जो किचन में आग से काम करती हैं, रात को हीटर चला के सोते हैं यहाँ आग के साथ, तो ये दे मस्ट बी केयरफुल अप टू 12 जनवरी। मार्स बुरी तरह फंसा होगा। दूसरा, उसके जैसे ही मार्स आपका क्लियर हो जाएगा तो पाकिस्तान का हालात में नॉर्मलाइजेशन आनी शुरू हो जाएगी, और एकदम जिसे कहते हैं ना कि आग ठंडी हो जाती है और सुकून सा होता है, धुआं छटना शुरू हो जाता है। और फरवरी के महीने में बाहर से बहुत ज़्यादा बिजनेस आएगा, नॉट एड, नॉट कर्जा, ओनली बिजनेस, जिसे कहते हैं शेयर्ड बिजनेस करना। जैसे आप और मैं मिलके कारोबार करें और उसका प्रॉफिट जो फिर आधा लें, इस तरह का बिजनेस, सी पैक्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट, जबरदस्त, और आगे आपको बड़े बड़े काम होते नजर आएंगे। मार्च का महीना जैसे ही आएगा ना,
तो फिर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी पॉलिटिकली भी होगी और कुछ ज़मीनों के मामलात भी ये ज़मीन से निकलती हुई मादनियात में भी आपको कोई खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। बट सियासतदान प्रेशर में रहेंगे, आपस में नेगोशिएशन ये वो, और फिर में भी कुछ सेमी सड़कें वो कंटेनर एंड अदर थिंग्स हो सकती हैं। राइट। तो ये अभी जो मुज़ाकरा जो 2 जनवरी को होने वाले हैं उसके बारे में फ्यूचर जरा बता दे। ये जो 2 जनवरी वाले हैं ना, ये इसी तरह ही चलने हैं। इसका रिजल्ट और सर बानी पीटीआई की रहाई का भी बता दें। अब उधर आ जाए। ये कोई अच्छी खबर नहीं है खास तौर पे पीटीआई के लिए, बट आई एम रीडिंग द चार्ट और पिछले 2 साल से तो हर एस्ट्रोलॉजर उनको बाहर निकाल रहा है कि अगले महीने बाहर आ जाएंगे, अगले महीने बाहर आ जाएंगे। बट वो मैं तो अपनी उसी बात पे कि अभी तक उनके सियारे जो है ना वो गर्दिश में है स्टिल, और आगे जाके मजीद स्क्रू होते नजर आ रहे हैं। ये मार्च के एंड में जब ये सारा मामला देखेंगे कि हैंडल नहीं हो रहा, देन वी विल कूल डाउन एंड विल मेक नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट और विद डील। बुरा ना मानिएगा कि सब करते हैं, सब नवाज शरीफ साहब भी डील करके गए थे, तो उनको पहले कर लेनी चाहिए थी। ये इनकी जो मिसेज है ना जमाइमा, वो प्रेशर उधर से बिल्ड करके इनको इंग्लैंड ले जाएगी और फिर ये खामोशी से एक साइड पे बैठ जाएंगे, आगे आपको सियासत में नजर नहीं आएंगे। यानी कि डील के बाद बैरून मुल्क चले जाएंगे मानी पीटीआई, और ये मार्च के एंड तक की सूरत है। मार्च के एंड या अप्रैल में या अप्रैल में स्टार्ट। तो उसके बाद फिर ये फिर उसके बाद कहते हैं ना कुकाफ से शहजादा आया, अपनी शहजादी को लेके चला गया, वो यूं हंसी खुशी रहने लगे, तो वो कुकाफ से शहजादी आएगी और वो शहजादे को लेके चली जाएगी और ये फिर खामोशी से बैठ जाएंगे और फिर थोड़ा सा सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में काम, आपका रेलवे स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी, नए पुल बनेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे और सिर्फ 1 महीना जो जुलाई का होगा वहाँ पे बारिशें, फ्लड या कोई क्लाइमेटिक इफेक्ट्स वो तस्वीर किस्म का आएगा। राइट। तो अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा 2025 में? अवाम से जो रिलीफ मिलना शुरू होगा वो जून के महीने से होगा, जब जुपिटर एक्सॉल्ट होगा। तो देखें अवाम को रिलीफ उस वक्त मिलता है जब रोजगार बढ़ता है, ठीक है, पैसे नीचे आएंगे, डॉलर नीचे आएंगे, नहीं आता है। बजट के बाद फिर कुछ रिलीफ, बजट के बाद बहुत रिलीफ होगा। वैसे अभी भी हम लोग अवाम अमीर है, गवर्नमेंट ही गरीब है सर। ऐसा अब तो मेरा ख्याल है ये हकीकत भी तब्दील होना शुरू हो गई है। गवर्नमेंट को पता चल गया था और उन्होंने सब जेबों में हाथ डाल दिए। देखें मैं इस बात पे फिर बात लंबी हो जाती है। आप शाम के वक्त रेडियां फलों से सुबह भरी होती हैं और शाम को खाली होती हैं, तो फल कितना महंगा है। आपकी पेइंग कैपेसिटी है तो सर मजबूरी भी तो है ना, ठीक है। और दूसरा वो जो रेडी पे बंदा लगा के बैठा है उसने ना टैक्स देना है, ना बिजली का बिल देना है, ना, और उसने 100 रुपए के सेब लेके आपको 400 रुपए के बेचने हैं और उसमें से भी आधे 50% उसने गंदे डाल देने हैं। आप गाड़ी में बैठे होते हैं, घर जाते हो, कहते यार ये गंदे सेब डाल दिए, उसको तो कितने % प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए ना ये चीजें डिबेटेबल है, इसको हम जाएंगे ना तो तो सर कुछ सियासत से जुड़े सियासतदानों के हवाले से भी कुछ प्रेडिक्शंस हैं बिलावल साहब की शादी के बारे में। सर ये तो सभी पूछना चाह रहे हैं। देखिए बिलावल का जो आप पूछना चाह रहे हैं, आप देखें वो अपना वजन कम कर रहे हैं ना, तो वजन कम इसलिए कर रहे हैं कि आगे उनका शादी का बोझ उनके ऊपर आने वाला है। अच्छा 2025 में? 2025 में इनकी शादी होगी, बड़े अच्छे घर में होगी, अमीर घर में होगी, और जो इनकी बेगम होगी वो बहुत जिम्मेदार घरों की और अमीर लंबी सी मजहबी सी खतून होगी और जरदारी साहब की मर्जी से होगी। अच्छा। और फिर ये कैबिनेट में शामिल होंगे और उसी तरह दुनिया में घूमते फिरते नजर आएंगे, बट अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस नहीं। राइट। तो अच्छा क्रिकेट की क्या सूरत हाल रहेगी? क्रिकेट हमारा अच्छा चलेगा, लेकिन T20 में बहुत मार खा रहे हैं। रिजल्ट्स वो जो हम कहते हैं ना कि हम कप जीत जाएंगे, चैंपियंस हम जीत जाए, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। ट्रॉफी सेकंड आ जाएंगे, फाइनल में चले जाएंगे। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है ये, मतलब बहुत बड़ी रीडिंग है। मैं कह लूंगी आपने पहले। अब पाकिस्तान में देखें फिर वो बात आ जाती है, आपस में इतने लड़ते हैं। सर फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में साथ इंडिया को देख रहे हैं? नहीं, इंडिया रह जाएगा। अच्छा। पाकिस्तान के साथ यहाँ ऑस्ट्रेलिया आएगा, सही है। यहाँ
और इंशाल्लाह ताला और सर लाहौर में हो फाइनल जाएगा ये लाहौर में लीग। होगा। फाइनल अभी मैं जरा जल्दी आ गया, मैं कहा चले कजाफी स्टेडियम देख लूं, पर कजाफी स्टेडियम लगता नहीं है कि तैयार हो जाए इनका। अच्छा, लेकिन वो- उन्होंने तैयारियां तो वैसे खूब कर रखी है मोहसिन नकवी साहब ने। अब ये सारा इससे हट के जो स्टार्स हैं उनके लिए भी जरा क्विकली हम हाँ, चाहेंगे ये क्राउड अप दे मैं दें। बड़ा ये आपने अच्छा सवाल किया क्योंकि लोग तो इसको सुनना इसमें इंटरेस्टेड चाहेंगे। है सब, देखें, आपका गुड नेम है ना? आपका अली। अली या नहिंडा, मैं आपको बता दूं कि मैं ये 12 घर हैं, 12 लोगों का जो लोग इंटरेस्टेड सुनते हैं। एरीज जो है ना वो, और टॉरस, सॉरी एरीज और कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये पिछले 1.5 साल से फंसे हुए थे। उन पर प्रेशर था, ये प्रॉब्लमेटिक थे, इनकी डिवोर्सेस भी हुई और ख़वातीन ख़ास तौर पे इनकी सेपरेशन बहुत ज़्यादा थी। बट 11 जनवरी के बाद इनका रिवाइवल होना, जिन्होंने अपने केस अभी फाइनल नहीं किए तो रुक जाएं, क्योंकि वो इनकी सुलह हो जाएगी हस्बैंड्स के साथ, ये वापस इनका रिवाइवल होएगा, बल्कि हस्बैंड खुद आके लेके जाएंगे इनको, और ये सुखी हैं। उसके बाद टोरियन अभी 2 साल खुश रहेंगे। जेमिनी वो ऑलवेज अपने आप को ना खुश भी हो, फिर भी वो जितनी देर तक वो अपने आप को पेन का टीका ना लगाएं, वो वैसे ही दुखी रहते हैं। बट दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट, इनका भी ठीक ही गुजरेगा। उसके बाद आ जाए आप कैंसर, मैंने बता दिया लियो एवर, ठीक है, वो ठीक है। सॉरी कैप्रिकॉर्न नहीं, क्या आता है, विर्गो प्रेशर में रहेंगे, ओवरवर्कड रहेंगे। उसके बाद आ गया लिब्रा, सबसे बेस्ट इस वक्त लिब्रा और ओकेरियस है। दे विल एंजॉय, दे विल गेट, इन्होंने पिछले 2 साल बहुत पी काटी है, टफ काटे हैं। बहुत काटा है इन्होंने। उसके बाद सैजिटेरियस, ये दबाव का शिकार रहेंगे, दबाव का। और एक्वेरियस वाले मैंने पहले बता दिया, लेकिन स्पाइसेस सेजिटेरियस है, मैं दबाव, काम का बोझ बढ़ेगा, काम का बोझ बढ़ेगा, आपको नींद पूरी नहीं आएगी, वक्त नहीं मिलेगा, आप इस काम के अलावा भी और काम भी करेंगे। अब मैंने रेजोल्यूशन भी आपको बताई। अब वो मैं बताता हूँ। पाइसिस जो है ना, मैं पाइसिस खवातीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी मार्च के महीने में अपने हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना और हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना। अच्छा। वो अक्सर होती हैं लड़के घरों पे जा बैठती हैं। तो वो बहुत ही कमजोर खवातीन होती हैं जो हेडक्वार्टर छोड़ देती हैं। सिर्फ मार्च का महीना खामोशी से गुजार लीजिएगा, उसके बाद आपका हस्बैंड आपकी मिन्नतें करेगा। मैं आपको पहले बता दूं, ये डिवोर्स की तरफ इनका ये चांसेस बहुत इनका पिछले साल से चल रहा है, दबाव का, सेपरेशन, अदालतों में केस इनके बहुत चल रहे हैं। बट मार्च गुजार लीजिएगा, उसके बाद फिर वही कोकाफ वाला शहजादा आएगा। तो ये एक सूरत हाल है। स्कॉर्पियो की रह गई है शायद, स्कॉर्पियो। हाँ, स्कॉर्पियो ठीक है, उनको ट्राइन आनी। स्कॉर्पियो वैसे गुस्से वाले हैं, उनसे डरते हुए लोग कुछ कहते नहीं, वो अपना हक छीनते हैं तो वो ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक। आप क्या हैं? अच्छा, मैं सेजिटेरियस हूँ। आप कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आपकी तो मौजें हैं बस। आपने जो वक्त काटना था वो काट लिया। अच्छा। हाँ, अब देखिएगा जनवरी के 11 जनवरी के बाद यू विल सी के आपके सर से 50 मन की कोई बोरी रखी हुई थी वो उतर जाएगी। आपने नोट किया कि आप यू पास द टाइम विद स्ट्रेस, आपके फादर माइट हैव सफर्ड, या कुछ उनको हुआ होगा, घर का माहौल भी टाइट रहा होगा, आप ओवरबर्डन रहेंगी, सर दर्द, अपनी नजर टेस्ट करवाइएगा, वो भी नीची हुई होगी। हुई है बहुत नजर, ठीक है। तो एज एंड व्हेन यू क्रॉस 11 जनवरी, आप 14 को मेरा देखिएगा बर्थडे है, उस पे मेरी वो कमाल का होगा, बड़े गिफ्ट आएंगे। अच्छा। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। एक गिफ्ट तो मैं भी देने वाला था, लेकिन चले, ये तो आपने बड़े अच्छी खुशखबरियां सुना दी। सेजिटेरियस के हवाले से आपने बता दी, दबाव तो हम पर सेजिटेरियस का मैं आपको कहूंगा कि अपने इस दबाव को पॉजिटिव तरीके से यूज कीजिएगा, और एक चीज नसीहत करूंगा, अपनी नींद पूरी कीजिएगा बस। Right. और दोपहर का कलूला 15 मिनट का जरूर ले लीजिएगा, देन आपको कुछ नहीं होता हेल्थ। क्या बात है, क्या बात है। वैसे हमें जरूरत महसूस हो रही है इसकी। तो दोबारा क्रिकेट पे थोड़ा सा इंडिविजुअली पूछ लेंगे, एंटरटेनमेंट पे भी बात। रिजवान और बाबर का पूछ अच्छा, चलो, लेंगे। रिजवान और बाबर। देखिए, बाबर प्रॉब्लम में रहेगा। बाबर अभी नीचे वो ही 50 और 30 और आउट और गंदी चार लगा के आउट होना, ये सिलसिला उनका जारी रहेगा। रिजवान चलेगा, रिजवान को कोई जिम्मेदारी पड़ी है उसको, तो अपने पहले तो वो मिलके आपस में लड़ते रहे, अब उसके सर पे जिम्मेदारी पड़ी है, वो जोर लगाएगा। लेकिन खिलाड़ियों में जो वो चीज़ है ना, फुकदान है आपस में
एक कल्चरल डिफरेंस ये है कि कराची या लाहौर वर्सेस जो है ना, इस लड़ाई ने हमें मरवा दिया है। इसने, आपने एक चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, सारा दिन बैठे उसको किया जाए, इसको ये किया जाए, वो उन्होंने क्रिकेट पे इतना जनाजा निकाल दिया वो कि सबके कॉन्फिडेंस शेक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एंटरटेनमेंट की भी बात करें, फाइनल प्रेडिक्शंस भी हम आपसे लेंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट पे क्विकली एक नज़र डाल दें कि इस वक्त जो सूरत हाल, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी जो है ना बूम कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा ये अभी देखे पाकिस्तान का इसको डील करता है पाकिस्तान का 5वां घर, और 5वें का लॉर्ड जुपिटर को ट्राइन आनी है जून में। यकीन करें कि जो मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, इन लोगों को इतना बूस्ट मिलेगा, इनकी पे बढ़ जाएगी, इनकी रेटिंग बढ़ जाएगी, इनका ड्रामे हिट होंगे, और पाकिस्तान के ड्रामे इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज होंगे। कोई ना कोई ड्रामा ऑस्कर अवार्ड के लिए रिकमेंड जरूर होगा। वाह 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 वाह। वैसे सर बहुत बहुत शुक्रिया अजमल रहीम साहब, आपने जिस तरीके से पॉजिटिविटी फैलाई है ना सुबह सुबह 2025 की पहली सुबह, और जिस तरीके से आपने बताया है कि सब अच्छा होने वाला है, और कुछ चीज़ें हैं ऐसी तो उनको आपने अपनी एनर्जीज के साथ ही सेट करना है और बेहतर तरीके से लेकर चलना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। जनाब, आपने प्रेडिक्शंस सुन ली, और प्रेडिक्शंस उन्होंने मना किया है, डिस्क्लेमर दिया है कि प्रेडिक्शंस नहीं है बल्कि तजिया है, और देखा 2025 बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो जनाब अब बात कर लेते हैं बादशाहों के खेल शतरंज की भी, खेलों की बात करने के लिए, जिसमें पाकिस्तानी खवातीन अपनी महारत दिखा रही हैं। रवा होने वाली कायदे रैपिड चेस चैंपियनशिप में हाफजा मशल राशिद ने नेशनल चैंपियन सहबा शाह को अपसेट शिकस्त दी है और खवातीन का टाइटल अपने नाम कर लिया है। किंग्स चेस क्लब लाहौर के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान चेस फेडरेशन और लाहौर स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन के ताउन से होने वाले मुकाबलों के पहले रोज खवातीन खिलाड़ियों के माबैन कांटेदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें हाफिजा मशल ने शतरंज की उम्दा चालों से रनर अप सहबा शाह समेत 5 मुकाबलों में हरीफ खिलाड़ियों को जेर करके नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज भी हासिल कर लिया है। जी हाँ, एक्सप्रेसो में नाकाबिल शिकस्त कौमी चेस चैंपियन हाफिजा हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मशल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी गुड, थैंक यू। नया साल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और नए साल की क्या खुशी आपने हमें दी है जी, जबरदस्त। खैर मुबारक जी, नए साल की खुशी मेरे लिए ज्यादा है। बिल्कुल, हम सब के लिए भी ज्यादा है। मुझे बताएंगी रैपिड चेस चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कैसी आपने चालें चली हैं कि आप जीत गई हैं जनाब, टाइटल अपने नाम कर लिया है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुश, अल्लाह का शुक्र है। जीत की ऑब्वियसली खुशी ही होती है, और खुसूसन जब आपको इतना टफ कंपटीशन मिले, ऑब्वियसली नेशनल चैंपियन से खेलना कुछ छोटी बात नहीं है। फिर वहाँ पे सेकंड हाईएस्ट रेटेड रैपिड प्लेयर भी थी, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, शुक्र है। तो आप ऑनलाइन खेलती हैं प्रैक्टिस के लिए, या आपके साथ कुछ दोस्त हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं? असल में मेरे फादर खेलते हैं। फादर खेलते थे, मतलब मेरी पैदाइश से भी बहुत पहले, उनका तजर्बा मेरी उम्र से ज्यादा है, और उनको देख देख के ही सीखा है। वही मेरे उस्ताद भी हैं, आगे से उनके उस्ताद थे मिस्टर, जिनको कहते हैं गुलाम मोहिउद्दीन। तो एक सिलसिला चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं यही पूछने वाली थी कि आप इम्प्रेस किससे हुई हैं? मतलब मोस्टली लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं होता चेस में। अगर मैं अपनी बात, मुझसे तो खेलना तो दूर, मैं ज्यादा देर देख भी नहीं सकती किसी को खेलते हुए, तो आपका इंटरेस्ट आपके वालिद साहब की वजह से पैदा हुआ, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा शल, आप बताइएगा कि कितनी उम्र से आपने शुरू किया था? अगर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है, लेकिन इसकी लर्निंग के लिए आपको एक खास उम्र की हद तक पहुंचना होता है, फिर ही आपको चालों की समझ आना शुरू होती है, तो कब से शुरू किया आपने? हमने देखिए, सब खवातीन को, सब बच्चों को शौक होता है अपने फादर को कॉपी करना। तो अगर वो बोर्ड पे बैठे होते थे तो हमारी कोशिश होती थी कि हम भी जाके बोर्ड पे बैठते हैं। तो मेरे ख्याल से जब से मुझे अपना होश है, मेरा ख्याल है मैंने चेस बोर्ड देखा ही है, और उसी से सीख रही हूं। तो फादर का टाइम तो बहुत अच्छा गुजरता होगा, क्योंकि उनके साथ एक खिलाड़ी आ गई। नहीं, वो मुझे बहुत नालायक समझते हैं। अच्छा। उनके नजदीक उनकी गेम बहुत ज्यादा है, और मैं अभी वहां नहीं पहुंची। ये जो अभी आपने कारनामा सर अंजाम दिया, उसके बाद भी उसके बाद तो वो खासे खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र है उन्हें। वो मेरे साथ अगले दिन नेक्स्ट डे भी खेलने गए थे, तो खुशी होती है अंदर से कि आप जिसको एम कर रहे हैं, जिसको देख के बढ़ना चाह रहे हैं, वो आपको सराहना है। जबरदस्त। बहुत सारे लोग दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है उन्होंने, और उसकी कुछ खास वजूहात भी हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर कुछ चलने वाले शोज भी हैं जिन्होंने यहाँ पर रागिब करवाया है। तो आप क्या समझती हैं, कितना रुझान देख रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त चेस का?
पाकिस्तान में चेस का रुझान बहुत ज्यादा है। आप किसी भी चौक में देखेंगे लोग जो है स्ट्रीट लाइट में बैठ के चेस खेल रहे होते हैं। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उन्हें कोई बहुत फैंसी सा चेस बोर्ड चाहिए या बहुत बड़े प्लेयर्स चाहिए। वो आपस में खेल के अच्छी तरह खेल के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेल के वो बहुत खुश हैं। एक दूसरा कोविड की जो एक बहुत बुरा टाइम गुजरा ऑब्वियसली, लेकिन उसकी अच्छी बात ये हुई कि सब कुछ डिजिटल हो गया। उसकी वजह से एक चेस भी डिजिटल आ गई हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ पे आप खेल सकते हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में खेलने वाले बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में इसका रुझान भी बहुत है। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि इसके अलावा आप क्या करती हैं? मेरी असल में है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गुलाम साहब खान से, और मैं एज एन इंजीनियर काम कर रही हूँ। चेस जो है एक शौक है, वो मेरा पेशा है। अच्छा, तो आपका जो शौक है वो कभी काम के आड़े नहीं आता? क्योंकि बड़ी टाइम टेकिंग गेम है ये भी। इसके लिए भी अगर आप बैठती हैं एक बार तो काफ़ी टाइम लगता होगा, और आप जिस तरह से बता रही हैं कि आपकी जॉब भी इसी तरह की है, तो फिर कभी ऐसा हुआ है कि चेस जो है वो काम के आड़े आई हो? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जॉब की एक तो फिक्स टाइमिंग्स होती है, दूसरा ये कि चेस टूर्नामेंट्स होते हैं वीकेंड्स पे, और तीसरी बात ये कि कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। जब आप करना चाहते हैं तो आप टाइम निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें कुछ खास कैटेगरीज होती है क्योंकि टाइम लिमिट रखी जाती है जब भी आप जो है मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया जाता। तो कितना टाइम था जिसमें आपने गेम मुकम्मल करनी होती थी? हमारे पास इस टूर्नामेंट में जो टाइम फॉर्मेट था वो था 10 मिनट्स और 5 सेकंड इंक्रीमेंट पर मूव। राइट, वो हर चाल के साथ आपको 5 मिनट इंक्रीज मिलते थे। 5 सेकंड इंक्रीमेंट मिलता था। राइट, सेकंड्स, ओके। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरह से अभी अली और आप यही बात कर रहे थे कि चेस के लिए लोगों को बहुत पसंद है खेलना, बहुत सारा टैलेंट भी है पाकिस्तान में, इसके लिए काम भी हो रहा है। चेस फेडरेशन, जो पाकिस्तान चेस फेडरेशन है, आपको लगता है कि जो इक़दाम करने चाहिए और जो उनकी जानिब से इसको प्रमोट किया जाना चाहिए उस तरीके से हो रही है इसकी तरवीज? मेरा ख्याल है एक महदूद वसाइल में जितना हो सकता है उतना हो रहा है। फेडरेशन कर रही है, कुछ अब लोग अपनी जाती हैसियत में कर रहे हैं, पर अगर आपके पास हुकूमत वक्त की बैकिंग ना हो, आपको एक कोई सपोर्ट ना मिले, हमायत ना मिले, मेरा ख्याल है आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसकी कमी है, बहुत हद तक कमी है। स्कूल्स में कमी है, कॉलेजेस में कमी है, इंडिविजुअल। आप ऑनलाइन खेलती हैं कोई रेटिंग्स जो अमूमन ऑनलाइन मौजूद होती हैं, कुछ आपने अंदाजा लगाया कहाँ तक पहुँचती हैं आप? मेरी है 2200 इस वक्त इसी फॉर्मेट में, रैपिड में। जबरदस्त। और मैं तो 1300 पे ही चल रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया मशल, आपने हमसे बातचीत की। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि भाई चेस के मैदान में भी ख़वातीन अपने जलवे दिखा रही हैं, वहाँ पर भी मैदान मार रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं यूं ही ख़वातीन जो हैं बहुत सारे और भी मैदानों में अपना लोहा मनवाएं। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, और उफेरा फैज हमें दिखा रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर के हवाले से एक फेस्टिवल हुआ था उसका अहवाल। आइए देखते हैं। आपको पाकिस्तान के शुमाल गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत सकाफत और रिवायात की दुनिया में लेकर आए हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में, जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल फेस्टिवल का इनाकाद किया गया है। इस फेस्टिवल के जरिए हमें ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के फन, मौसीकी और खानों का पता चलेगा, बल्कि इसके साथ साथ वहाँ की सकाफत और रिवायात के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो आइए चलते हैं और आपको इस फेस्टिवल का विजिट कराते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनिया नूर है। आनिया, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप अपने कल्चरल ड्रेस के अंदर, और आज जो गिलगित का कल्चरल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुझे ये बताएं और देखने वालों को भी बताएं कि गिलगित का जो कल्चर है वो किस तरह से मुनफरिद है। मैं
हुंजा से ताल्लुक़ रखती हूँ बेसिकली, और आज मैंने अपना कल्चर इधर रिप्रेजेंट किया है ड्रेस के थ्रू। मैंने हमारा जो कल्चर ड्रेस है वो शलवार कमीज़ है विद दुपट्टा एंड कैप और माथा पट्टी। अच्छा, मुझे बताएं कि वहाँ का जो लोकल फूड है वो क्या है? लोकल फूड में हम साग खाते हैं और ममतू जो है वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? आतिफ नज़ीर। आतिफ, मुझे ये बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट अस्तौर से है। अस्तौर से? Yes. अच्छा, वहाँ के जितने भी इलाके हैं वहाँ का ड्रेस डिफरेंट है, ऐसे ही है? समहाउ डिफरेंट है, चूँकि जो रीजन्स हैं उधर मोस्टली इंटीग्रेटेड रीजन्स हैं। ठीक है। और हमारा कल्चर जो इंडियन साइड वाली अस्तौर है, मतलब जो जम्मू जिसे कहते हैं, उस साइड से भी थोड़ा मिलता जुलता है। इंटीग्रेटेड कल्चर है, हल्की फुल्की डाइवर्सिटी के साथ सेम कल्चर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूर बल्तिस्तानी, मैं स्कर्दू से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और यहाँ लाहौर में हमारा कोई म्यूज़िक इवेंट हो रहा है, उसके लिए आए हुए हैं। ज़बरदस्त। तो किस तरह का म्यूज़िक आप पसंद करते हैं और किस तरह का म्यूज़िक आप गाते हैं? म्यूज़िक ऑल ऑफ द वर्ल्ड तो क्लासिकल सबसे रीच है, क्योंकि क्लासिकल सीखना बहुत मुश्किल है। हमारे इलाकों में क्लासिकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो म्यूजिशियन हैं, हमारे जो लोकल सीखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आएँ, यहाँ के म्यूज़िक वालों के साथ बैठें, यहाँ पे सीखें, कोलैबोरेट करें। गिलगित का जो म्यूज़िक है, जो वहाँ की मौसीकी है, वो लोगों के जज्बात पे किस तरह से असरअंदाज होती है? वो ये है कि हमारे वो म्यूज़िक बेसिकली बैक हिस्ट्री में जाएं तो पुराने ज़माने में जंगों में यूज़ हुआ करते थे। जंग जब स्टार्ट होना होता है तो म्यूजिशियंस वहाँ पे हमारे बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स हो उसमें उसको बजाते थे, तो एक जोश दिलाते थे बंदे को जंग करने में। तो वो बंदों जो जंगजू थे वो उसको म्यूज़िक जब पीक पे पहुंचते तो वो हमला करते थे। तो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े किले इसी तरह फतह हो गया। तो जब भी बजाएं लोग नाचना शुरू करते हैं। एक जज्बाती म्यूज़िक है हमारा, सॉफ्ट हमारे म्यूज़िक का है ही नहीं है। तो मुझे कुछ गुनगुना के सुनाएंगे कोई 2 लाइनें? याला इशेले सोना रे गंबा चारी का शोर गंबा चारी कले चोक्सो यमसार दमसे यो गंबा चारी कले चोक्सो यमसार दमसे यो। इसका मतलब क्या था? लोकगीत है। एक माँ या अपने बेटे को या बाप अपने बेटे को एक स्टोरी सुना रहे हैं, लोकगीत सुना रहे हैं। तो इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, तो मैं इधर बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बड़ा ही खूबसूरत था और बड़ी मिठास थी ज़बान। बहुत मिठास। थैंक यू सो मच फॉर योर। गिलगित के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनमें सबसे रिवायती इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? रुबाब बेसिकली हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं, गिलगित का नहीं, ये अफगानी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हमें ये पसंद है इसलिए हमने अडॉप्ट किया। इंस्ट्रूमेंट्स दरअसल सितार है, डडंग है, सुरनई है, जो कि हम शादी वगैरह में, और जगैनी है, एक बो इंस्ट्रूमेंट है, और हमारा रुबाब जो तो डिफरेंट है, उसको हम छरदा कहते हैं। तो ये अफगानी इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह इतने इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, वहाँ के जो रिवायती साज हैं, क्या आप उनको रुबाब के ऊपर बजा के दिखा सकते हैं? कोशिश करता हूँ मैं। जरूर। Thank you so much. Thank you. It is my honor to host this cultural
cultural event showcasing the breathtaking beauty and rich heritage of Gilgit-Baltistan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है। फैसल, आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं गिलगित बल्तिस्तान यासीन गज़ीर से ताल्लुक हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आज कल्चरल इवेंट का इनेकाद किया गया है अलहमरा में, लाहौर में, इसका रिस्पांस कैसा है? ये बहुत ही अच्छा, लाहौर के खुसूसन पंजाब के यहाँ के लोकल से आए हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में आए हैं लोग, तो हमें बहुत बहुत खुशी है। आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया, तो हमें अच्छा लगा काफ़ी बहुत। अच्छा, वैसे लाहौर में आपको कितना अरसा हो गया रहते हुए? लाहौर में मुझे ये तीसरा साल है। तीसरा साल है, तो 3 सालों में आपने लाहौर के लोगों को कैसा पाया? बहुत ही, वही जो एक मशहूर कहावत है, जिंदा दिलाने लाहौर, हमें उसी का रिस्पांस मिला, तकरीबन अच्छी रिस्पांस है लोगों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जो आज का इवेंट है जो आप लोगों ने सजाया है मेला, इसमें मुझे बताएं कि इसकी सबसे नुमाया बात क्या है? असल में इस इवेंट से हम ये लोगों को अपना कल्चर, हमारी कल्चर किस तरह है और हमारी रिवायात, सकाफत और ये चीज़ें हमने लोगों को यहाँ तक पहुँचानी है। गिलगित बल्तिस्तान की एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़। जहाँ तक बुरी चीज़ की बात की जाए तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन वहाँ पे बुरी चीज़ यही हो सकती है, आयन क्राइसिस वहाँ पे ना, आयन जो होता है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो लोग इसी से मतलब डिसपॉइंट हो रहे हैं। इसी डिसपॉइंटमेंट की वजह से मतलब लोगों के अंदर कुछ ना एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं, यह उनकी एक बुरी चीज़ हो सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाहौर के लोगों ने आपको किस तरह का रिस्पांस दिया आज के फेस्टिवल पे? बहुत अच्छा रिस्पांस था, हम काफ़ी खुश हुए। ठीक है, तो वहाँ की जो तहजीब है, जो वहाँ की रिवायात हैं, जो सकाफत है, उसके बारे में कुछ मुझे और मेरे देखने वालों को बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही सिंपल सा, हमारे लोग बहुत सिंपल से हैं और हम जो हैं वो यहाँ की लाइफ से इतना ज़्यादा वो मुतासिर नहीं होते। हम यहाँ पे रहते हैं, स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं, फिर भी हम जो है वो अपने कल्चर को ही फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग बहुत सिंपल हैं और उसी उसमें वो खुश रहते हैं। ऊपर से मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, अब पाकिस्तान में डिग्री के बाद कहाँ नौकरी मिलती है यार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम है। मरियम बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप सबसे पहले। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं आज का ये जो इवेंट है इसमें आपने कुछ पार्टिसिपेट किया? जी बिल्कुल, सबसे पहला मेरा पार्टिसिपेशन था वो कल्चर रैम वॉक में बच्चों को तैयार करना, उनकी गिलगित बल्तिस्तान की जो कल्चर डाइवर्सिटी थी उसको अटायर के थ्रू, ड्रेसिंग के थ्रू हमने उसके रिच कल्चर को दिखाया था। उसमें मैं उनको बच्चों को हेड कर रही थी। उसके अलावा मेरा ड्रामे में स्किट था जो कि मेरी खाला जान का स्किट था। अच्छा, खाला जान बनी थी आप। तो मुझे ये बताएं कि जो लाहौर की खाला जान है और जो गिलगित बल्तिस्तान की खाला जान है वो एक ही जैसी होती है? खाला तो खाला होती है, दूसरी माँ होती है, तो लाहौर की हो गिलगित की हो। वहाँ का जो सकाफत है या वहाँ की जो रिवायात है वो उनकी रोज़मर्रा की जो रूटीन होती है उसमें किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं? रोज़मर्रा की सकाफत में हम रिफ्लेक्शन ये है कि सबसे पहले जो सुबह के उठना, जाके जो जानवर होते हैं, गाय वगैरह, अम्मी लेके जाती है एक बाल्टी को, तो उस तरह से हमारा कल्चर रोज़मर्रा का एक सब घरों में जो सेम चीज़ है, तो हम रोटी बना के रखते हैं, सुबह सब मिल के एक दस्तरखान पे हमारा नाश्ता होता है सब। अच्छा, आपने अभी बताया कि जो गिलगित की कल्चरल डाइवर्सिटी है आपने उसको रिप्रेजेंट किया और आपने लोगों को गाइड किया, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि वहाँ पे हर इलाके की सकाफत और हर इलाके का जो लिबास है वो किस तरह से मुख्तलिफ है? वहाँ पे है तकरीबन 7-8 कल्चर्स हैं, तो वो एरिया की मतलब एरिया वाइज ना वो कल्चर डिफ़र करते हैं। जैसे कि हुंजा में ना आप प्रॉपर हिजाब वगैरह नहीं होता, वो दुपट्टा ओढ़ लिया शलवार कमीज़ के साथ, और जो बूढ़ी आंटियाँ हैं वो ये सिलसिले के बगैर, ये तो शादी वाला है लेकिन इसके बगैर पहनती हैं, ऊपर दुपट्टा पहनती हैं और ब्रेड्स बनाती हैं आंटियाँ। लेकिन उसके साथ ही जो नगर डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे आपको सारी हिजाब में मिलेंगी, बड़ा दुपट्टा उन्होंने लिया होगा और वही। उसके अलावा आप गिलगित में आएंगे, वहाँ पे थोड़ी मॉडर्नाइजेशन है। आप गिज़र में जाएंगे, गिज़र में वहाँ पे भी थोड़ा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे इवन वेदर की वजह से ना लोग पहचाने जाते हैं, ये गिज़र का है, ये बल्ती है। हाँ, वो रेड होते हैं। जहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान की छोटे से रीजन में आपको 7 लैंग्वेजेस मिलेंगे डिफरेंट। ज़बरदस्त। अच्छा, वो लैंग्वेजेस हैं कौन कौन से, ज़रा बताएंगे हमें? शिना, ख्वार, बुरशास्की और बल्ती, वखी,
वही जो मतलब एंड पे जो चाइना वाली बॉर्डर पे बोली जाती है ना, उसके करीब करीब वो वही और शिना के अंदर भी थोड़े से डिविजन्स हैं, मतलब डिफर करती है। एक गिलगित वाली साइड पे एक शिना अलग बोली जाती है, बल्दिस्तान वाली साइड पे अलग शिना बोली जाती है। जबरदस्त। अच्छा, एंड में मेरा आपसे सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की ओवरऑल कोई एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज? ओवरऑल जो एक अच्छी चीज़ है, गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है, टूरिस्ट के लिए एक बहुत मतलब एक हॉट पॉइंट है कि शायद पूरे पाकिस्तान पूरे ग्लोबली लोग आते हैं, मतलब वहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। नो डाउट। तो ये उसकी बहुत खूबसूरती है गिलगित बल्तिस्तान। और एक बुरी चीज़? एक बुरी चीज़ ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं है, एजुकेशन जो कि हमें यहाँ पे आना पड़ता है, इतने दूर दराज बहुत से ऐसे होते हैं वहाँ पे, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है क्योंकि वहाँ पे उस तरह से काम नहीं हुआ जाता, तो हम सबको यहाँ पे आना पड़ता है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं क्योंकि वो वहाँ नहीं पढ़ा सकते। यूनिवर्सिटी एक वहाँ पे है, वहाँ पे कुछ और डिपार्टमेंट्स है, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ पे नहीं अवेलेबल, बच्चों को यहाँ आना पड़ता है, तो वो फाइनेंशियली ना बहुत प्रेशर पड़ता है। तो ये एक चीज़ है कि गिलगित बल्तिस्तान की अपनी कोई बुराई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको एक निगलेक्ट एक तरह से होता है, तो उस वजह से ये चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज का फेस्टिवल इस बात की यकीन दहानी कराता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान रंगों से भरपूर है और यहाँ के हर खित्ते की अपनी पहचान और अपनी खूबसूरती है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। साल के पहले शो में आगे बढ़ते हैं और नए साल के शुरू में एक बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया है। टोक्यो बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर जाहिद मुगल ने तारीख रकम करते हुए पहली बार सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है और शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने पहली बार बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड कप में मेडल जीत लिया है। इतनी बड़ी कामयाबी पर मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, और इसके साथ साथ आपने कितना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। पाकिस्तान ने पहली बार बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड कप जो है उस वर्ल्ड कप में मेडल जीता है। बताएं आपके लिए कितना बड़ा एजाज है और कितनी ज्यादा एफर्ट आपने इसके लिए की है? ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह की करमनवाजी से। एफर्ट तो बहुत हुई, मतलब कि 8 से 9 माह लगे हैं मुझे इसकी तैयारी में, और जब मतलब मेहनत भी बहुत की, सारा कुछ किया, जब अल्लाह ने ये मेडल दे दिया तो मुझे भी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने का मौका मिला। और इतनी की इंतहा की खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर कितनी करमनवाजी की है और पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये करमनवाजी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब पूरे बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिद, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि आप जहां जा रहे हैं जीत कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा था, क्या पहले से ही गेम प्लान था कि अब मुकाबले लड़ने और मेडल जीत कर लेके आने पाकिस्तान के लिए? हाँ जी, ये बड़ी देर से सोच थी। पहले भी मैं वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ, 2022 में साउथ कोरिया में हुआ था। उससे पहले 2019 में आर्नेट क्लासिक यूएसए में जो होता है वो भी मैं खेल के आया हूँ, लेकिन तो यही थी, उसमें तो टॉप 6 तक आता रहा हूँ, टॉप 5 तक आता रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा अल्लाह ने अपनी रहमत की और अल्लाह ने मेडल दे दिया। जबरदस्त। अच्छा जाहिद, ये बताएं कि शुरू कब से किया? मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है, और इस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, जिस तरह से आपने बताया कि पहले भी आपने वर्ल्ड कप में जो है वो शिरकत की थी, लेकिन मेडल इस बार आपने जीता, तो तब से अब तक का जो सफर था? ये तो स्टार्ट तो मैंने किया था 98 से, मैंने स्टार्ट किया हुआ है ये। अच्छा, जबरदस्त। तो इतनी मुद्दत आमतौर पर लगती है। आपने प्लान कब किया कि अब मुकाबले जो हैं वो लड़ने हैं और मेडल जीतने हैं? ये मैंने पहली दफा मैंने कम्पीट किया था सन 2000 में। उस टाइम मैं गुजरावाला फेस्टिवल हुआ था। उसके बाद 2003 में मैं मिस्टर गुजरावाला, फिर 2004 में ये नेशनल गेम्स हुई है, उसमें मैंने ना सिल्वर मेडल लिया। फिर मैं इसी तरह कभी गोल्ड कभी सिल्वर नेशनल गेम में पाकिस्तान लेवल पे। फिर फर्स्ट टाइम 2013 में मैं यूएसए गया, वो मसलमीनिया खेला, उधर मैंने सिल्वर मेडल लिया। तो उसके बाद वो एक मतलब फेडरेशन इतनी ऑथेंटिक नहीं थी मसलमीनिया ना, वो छोटी सी फेडरेशन जो होती है वो उसका कोई इतना नाम नहीं, वो जैसे नहीं लगा ले आम सी फेडरेशन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये IFBB का प्लेटफॉर्म जो दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है,
तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने पहली दफा ना जो मैं ही बिल्कुल बंदा हूं तारीख जिसने रकम सिल्वर आपने मेडल। की है, लेकिन ये बताइएगा, आपने इतना लंबा दौरानिया बता दिया है, लोग तो आपकी उम्र में तो फिर तो ऐसी सूरत हाल, ऐसी खूबसूरत बॉडी और मुकाबले जीत रहे हैं आप, तो ये जो अपनी इस एज के हवाले से बताइएगा कि जो पूछना चाह रहे हैं आप तो बड़े बड़े लगते हैं इस हवाले से। मेरी ये 26 जनवरी को मेरी 48 हो जाएगी। जबरदस्त, मतलब क्या मेंटेन रखा हुआ है आपने माशाल्लाह से बॉडी को। मुझे ये बताएं कि टोक्यो वर्ल्ड कप के लिए आपने कितनी तैयारी की और आपने कब डिसाइड किया कि आप पार्टिसिपेट करने लगे हैं इसके अंदर, और फिर क्या आपने अपने ऑन पे खुद से इसमें पार्टिसिपेट किया या कहीं कोई स्पॉन्सरशिप, कोई हेल्प जो है वो आपके साथ थी? ये सारा कुछ अपनी सेल्फ फाइनेंस पे किया है, कोई इसमें कोई मेरी स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई नहीं, कोई किसी की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप, सारा कुछ खुद ही किया, अपने पास से किया है। यहाँ तक कि वहाँ होटलिंग का, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग का और तैयारी का, और आपको पता ये बॉडी बिल्डिंग तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें तो बहुत ही मतलब कि हमारी जो डाइट ही वो बड़ी महंगी है, क्योंकि इसमें फिश, एग वाइट और ये जो होता है क्या कहते हैं मटन, बीफ, नाप तोड़ के हर 2 घंटे बाद हमने मील लेना होता है। तो अगर हमारी प्रोटीन जो फैट नहीं पूरी होगी तो हमारी बॉडी मेंटेन नहीं होती। तो ये होता है कि मिनिमम डेली के 6 से 7 मील लेने होते हैं हमने। 6 से 7 मील लेने हैं, आपको पता ही है। हाँ जी, हर 2 घंटे बाद वो माइक्रोज के हिसाब से मील लेने होते हैं। राइट, और उसका पोर्शन कम होता है या वो प्रॉपर मील्स होते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए? ये बॉडी के हिसाब से, अगर मेरा बॉडी वेट के हिसाब से होता है। फर्ज करें मेरा बॉडी वेट 90 kg है, तो मैंने वो मल्टीप्लाई मतलब 90 को करना है 2 ग्राम से, तो तकरीबन 3 ग्राम से 9 27 270 ग्राम मैंने प्रोटीन डेली लेनी होती है। उसके बाद कार्ब्स होते हैं, कभी 200 ग्राम, कभी 150 ग्राम, फिर फैट इसी तरह 30 ग्राम फैट, 40 ग्राम फैट। ये बड़ा मतलब साइंसी तरीके से चलना पड़ता है। बिल्कुल, बड़ा रिगरस ये आपका जो आप सिस्टम बता रहे हैं वो बनाना पड़ता है इसका, क्योंकि ये मसल स्ट्रेंथ जो है या मसल को मेंटेन करने के लिए आपको ना सिर्फ उसको डाइट देनी पड़ती है बल्कि उसको एक्सरसाइज भी रखना पड़ता है, तभी वो स्ट्रेंथ के साथ जो है बरकरार रहते हैं। नहीं तो अमूमन लूज कर जाते हैं लोग जो अपने मसल मैस को तकरीबन 30-35 साल में लूज करना शुरू कर देते हैं। बस ये ना आपने जो सबसे मेन चीज डाइट ही है आपकी, कि आपको किस तरह फोकस करना है, और आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि न्यूट्रिशन में आपको किन किन चीजों की जरूरत है, आपको पूरा न्यूट्रिशन फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो फिर वो जाके इसके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा, तो कुछ फैक्ट्स हमें भी बता दें, कुछ ट्रिक्स हमें भी बता दें नॉर्मल मेंटेन प्लान कर रहे हैं कि आपकी जैसी बॉडी उन्होंने बनाई है। आप जैसी बॉडी के लिए तो मुझे एक बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन ये नॉर्मल तो यही, अगर एक बंदा कहता है कि मैंने अपना बॉडी मास गेन नहीं करना, जो जितना मैं फिट हूं उधर ही रहना है, तो उसका सिंपल यही वे है कि आप अपनी ना जो है ना प्रोटीन वो मिनिमम आपने मतलब कि बॉडी वेट को ना 1 से 1.5 ग्राम से आप उनको मल्टीप्लाई कर लें। फर्ज करें आपका वेट है 80 kg है, तो आप 80 से 100 ग्राम ना डेली प्रोटीन लें, और वो मतलब कि 50 से 100 ग्राम तक कार्ब रखें। जिस बंदे को, जिससे आपको पता है आपने बैठने वाला काम है, तो इस लिहाज से आपको मैक्सिमम ना डेली 1000 कैलोरी से ऊपर नहीं होने चाहिए। राइट, तो इधर तो हम एक रोटी में 1250 कैलोरीज होते हैं, एक रोटी खा लेते हैं, वही पूरे लेके हम पता नहीं क्या क्या कुछ खाते हैं, फिर बाद में हम कहते हैं हमारा पेट निकला है, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर इस तरह यही मसाइल है। अच्छा जाहिद, मुझे बताएं कि ये जो आपकी मोटिवेशन है जिसके तहत आप इस एज में भी माशाल्लाह फिट हैं, ना कि सिर्फ फिट है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मुकाबले भी जीत रहे हैं और मेडल्स लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे कोई गुजरावाला शहर की भी खासियत है? आपने कहा पहलवानों का शहर है, तो उसके मुताबिक ये शौक भी अपनाया जाए? ये गुजरावाला शहर में तो ये ज्यादा इधर पहलवानी का इधर शौक है लोगों को। ये है कि बस हम मोटे हों और ज्यादा हैवी ड्यूटी हों, पहलवानी का आपको पता जिस तरह होते हैं। तो ये तो एक मेरा अपना बचपन से शौक था कि मैंने इस तरह की अपने आप को ना फिट रखना है। वो आर्नल्ड को देखते होते थे कि ये इस तरह तो आपकी मोटिवेशन आर्नल्ड थे? हाँ जी। अच्छा, तो ये तो बड़ा रिग्रेस है। आपको तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती होगी, आप अगर एक दिन भी छुट्टी करेंगे तो आप मैं
ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं करता हूँ। इस तरीके से अगर हम भी कुछ अहद करें ना जनाब तो बहुत सारी चीजें हमारी भी बेहतर हो सकती हैं। अच्छा जाहिद, ये बड़ा एक्सपेंसिव खेल है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप भी कोई नहीं थी, अपने ओन पे आपने जाकर पार्टिसिपेट भी किया है, सारा एक्सपेंस भी खुद ही बर्दाश्त किया है, तो ये डाइट का ऑलरेडी इतना खर्चा होगा, जिम का, तो ये सारे खर्चे बर्दाश्त करने के लिए आप बॉडी बिल्डिंग के अलावा क्या करते हैं? ये मैं पर्सनल कोच, पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ। यू फिटनेस जिम है इस्लामाबाद में, यूफोन टावर के अंदर, ये सेंटोस के बिल्कुल अपोजिट। वो काफी हाई फाई जिम है, तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आपको पता है जैसे जैसे लोग आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें इस तरह का बनाया, तो हम कहते हैं आप हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करो, हमें उतनी फीस दो, हम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तो इस तरीके से अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो रहा है। जबरदस्त। राइट, तो अगला कंपटीशन आप कौन सा खेलने वाले हैं? अगला कंपटीशन आ रहा है ये जी अपना मिस्टर यूनिवर्स का आ रहा है, ये तकरीबन 5-6 माह बाद। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें अगर हमें सही तरीके से कोई पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है सपोर्ट करे, सही हो, तो हम इंशाल्लाह सिल्वर नहीं गोल्ड भी लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। वी विश यू ऑल द बेस्ट आपके अगले तमाम तर मुकाबलों के लिए। और ऐसा करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो लोग जो आपकी राह पर इस वक्त गामजन हैं, आपके फुटस्टेप्स में चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? बात जी मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो ये है कि जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, यंग लड़के कर रहे हैं, जो उनको ये होता है कि बस फटाफट हम भी ना वो दिन मतलब कि कल ही बॉडी बिल्डर बन जाए। जो चीजें होती हैं कि इस तरह के हम जिस तरह हमें प्रोफेशनल देखते हैं, अब देखे मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं अगर एक वैसे ही पुशअप भी लगा लूंगा ना मेरी पूरी बॉडी पंप हो जाएगी, मुझे उसी टाइम जो मर्जी करो पूरी वेल शेप हो जाएगी। तो उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि वो यूट्यूब पे ना जाए और ये जो दूसरे 2-3 माह वाले, ये हाँ जी, ये 1 साल वाले ये जो उस्ताद है उनके पीछे ना लगे। जो बंदा प्रोफेशनल कंपीटिटर है, उस जो जिसको पता है वो खेल है, कम्पीट कर रहा है, जिसको पता है उसको फॉलो करें। अब देखें हर बंदा ये है जी, हर आप इधर पाकिस्तान में तो ये सिस्टम हो गया, हर गली मोहल्ले में सप्लीमेंट की शॉप बनी हुई है कि ये प्रोटीन लो, ये करो, फलान करो, ये करो। हालांकि जो बंदा 15 साल से 25 साल तक है उसको ये इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। और ये कम मतलब ये 40 तक मैं अभी लेता हूँ वे प्रोटीन वगैरह ये चीजें, हालांकि वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन मैं बहुत कम यूज करता हूँ। वैसे सप्लीमेंट्स डेंजरस होते हैं, एक बार जाते जाते मैं चाहूंगी इस पर भी रोशनी डालिए क्विकली। इस चीज पे जो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल है, जो आप बता रहे हैं कि हर गली मोहल्ले में भी शॉप्स खुली हुई हैं, तो वहां से लेना क्या बेहतर है? उनका इस्तेमाल कितना ज्यादा खतरनाक है? उनका इस्तेमाल देखे, एक बंदा है वो हर ये लड़के जो नए आ रहे हैं वो जी हमें भूख नहीं लगती, हमसे इतना खाया नहीं जाता, और रनिंग करो, लोग समझते हैं बॉडी बिल्डिंग करनी है, सिर्फ वेट उठाना है। नहीं, इसमें रनिंग भी है, सारा कुछ है। उठ के पहले रनिंग करो, सुबह सवेरे उठ के रनिंग करो, उसके बाद आगे जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, भूख खुद बढ़ जाती है बंदे की। बिल्कुल। और ये सप्लीमेंट जो है प्रोटीन की तरफ हर बंदा जो दूसरा इधर सप्लीमेंट शॉप खोल के बैठा हुआ है, किसी ने अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखवाया, किसी ने कुछ लिखवाया हुआ है, पता उनका कुछ होता नहीं ना, उन्होंने कभी कोई कंपटीशन खेला, कोई पता नहीं। वो जो चीजें जाते हैं, बस बाहर जाते हैं, वो आजकल दुबई में एक्सपो हो रहे हैं, वो जाके उधर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर के साथ तस्वीरें बनवा के ये देखें कि हमने तस्वीरें बनवाई हैं, और वो सप्लीमेंट अपने बेच रहे हैं, उनको पता है। सप्लीमेंट्स आप बगैर किसी एडवाइस के बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, और एडवाइस भी उनसे लीजिए जिनको पता है इस बात का। जो यहाँ पर हमें अताई डॉक्टर मिल जाते हैं उनको अवॉइड कीजिए। बहुत शुक्रिया जाहिद हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपने कारनामे के हवाले से आगाह करने के लिए। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही मजीद मेडल्स भी हमारे लिए लाते रहेंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपकी हम मुलाकात बहुत सारे सिंगर्स से तो करवाते रहते हैं जिनकी खूबसूरत आवाज़ समातों में रस खोल देती है, लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। उनकी आवाज़ के हवाले से तो नहीं, जो कंपोज वो करते हैं ना काम, उसमें वो माहिर हैं। और आज हमने मदऊ किया है सोशल मीडिया पर वायरल म्यूज़िक कंपोज़र हमजा राजपूत को, जो सियासतदानों के सियासी नारों और उनके बयानात और उनके दावों को नई ताजगी बख्शते हैं, उन्हें म्यूजिक में ढालकर पेश करते हैं। आइए सबसे पहले जरा आपको उनका एक तैयार करदा सियासी म्यूजिक वाला सॉन्ग सुनवाते हैं। देखिए, अब आपको अंदाजा तो हो गया होगा हमजा राजपूत कैसे मिक्सिंग करते हैं, कैसे कंपोज करते हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको आइडिया आया कहाँ से? म्यूजिक कंपोजर तो अमूमन हमें गाने बनाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक खास किस्म का फन है। कहाँ से आपने सोचा कि ऐसा कुछ म्यूजिक कंपोज किया जाए जिसके ऊपर सियासी बयानात को जोड़ा जा सके? ये आइडिया बस एक रफली आइडिया था, इसका कोई मतलब प्री प्लान्ड काम नहीं था, वैसे दोस्त बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि यार क्यों ना इस चीज़ को भी, लोग एंजॉय कर रहे थे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा, ये ऑलरेडी वायरल है सारी चीज़ें, तो हमने भी कहा कि यार हम अगर इसमें अपना कुछ तड़का थोड़ा सा डाल के इसको थोड़ा मज़ीद एंटरटेनिंग करें तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो जब हमने पहली वीडियो अपलोड की तो हमें 10 घंटों में 18 लाख लोगों ने देखा, तो हमें हमारे लिए वो बड़ी अच्छी एक मोटिवेशन थी, तो फिर मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया। ज़बरदस्त। तो हम ना कितने अभी तक, मैं क्या कह सकती हूँ, गाने तो नहीं कह सकती, अभी तक कितनी कंपोजिशंस आपकी हिट हो चुकी हैं जो सियासी बयानात, दावों और जो सियासतदानों की बातें हैं उनकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 12 से 15 रिमिक्सेस जो हैं वो बनाए हैं, जिनमें से 4-5 ऐसे हैं जो 4 मिलियन 5 मिलियन इतने व्यूज़ जो हैं वो ले चुकी हैं इस टाइम। तो मज़ीद भी काम चल रहा है इन पे, मज़ीद और रिमिक्सेस जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आवाम बहुत प्यार कर रही है एज ए एंटरटेनमेंट, इसको बहुत ज़्यादा जो है लोग एंजॉय कर रहे हैं। आवाम इसको एंजॉय तो कर रहे हैं, आवाम प्यार तो कर रहे हैं आपके काम से, लेकिन आपको किसी खास पार्टी से प्यार है? जी पार्टी से प्यार तो है, हम नाम नहीं ले सकते लेकिन हमें बहुत प्यार है उनसे। अच्छा, राइट। अच्छा, तो सबसे पहला किस सियासतदान का जो बयान था जिसको आपने कंपोज किया और ये दूसरी शक्ल दे दी? सबसे पहले तो मैंने शहबाज शरीफ साहब का ही जो था बयान उसको ही कन्वर्ट किया। हमारे पास एक वीडियो मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर की कि यार ये जो वाली एक उन्होंने वो लगाई हुई है, इसको अगर म्यूज़िक में कन्वर्ट करें तो कैसा लगेगा। तो मैंने जब सुनी मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर हमने ऑडियो एक्सट्रैक्ट की उसमें से और उसे सॉफ्टवेयर में भेजा, रिसैम्पल किया, उसको बीट में एडजस्ट किया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें करने में। और सबसे ज़्यादा कंटेंट भी मुझे शहबाज शरीफ साहब ही देते हैं, तो यही बात आपसे कहने वाला था कि शहबाज शरीफ आपको बहुत मौके देते हैं और अमूमन हम उन्हीं के ऊपर आपकी बनाई हुई वीडियोस देख रहे होते हैं। तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपकी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है वो कौन सी है? इस टाइम मेरी सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है जो शहबाज शरीफ साहब की है, जो उन्होंने एक वो बयान दिया था कि अपनी मंजी थले डांग फेरें, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया बीट में और वो सबसे ज़्यादा वायरल। ज़बरदस्त। अच्छा, हमजा मुझे बताएं कि एक जो इस तरह क्या मैं क्या कह सकती हूँ इसको, रीमिक्स क्रिएट करने के लिए कितना टाइम आपको लगता है? रीमिक्स देखिए, जब हमने शुरू किया था तब तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगा था, ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे हमें लग गए थे कि ऑब्वियसली एक अगर हमारे पास एक कोई बंदा गा रहा होता है वो सुर में भी होता है और वो एक टेम्पो में भी होता है, लेकिन ये एक बयान था, एक बात थी, तो एक बात को म्यूज़िक में कन्वर्ट करना, उसको रिदमाइज करना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन हमने बैठ के मेहनत की, पूरी टीम ने, दोस्तों ने, मेरे ने, और फिर हम जब उसको बनाया हमने और अपलोड किया 7 घंटे की मेहनत के बाद, तो हमें जो रिस्पांस मिला वो हमें बहुत मज़ा आया उसका, तो फिर हम इसको मज़ीद आगे करते हैं। जब आपने ये कहा ना कि हमें बहुत वक्त लगा, तो मुझे लगा कि आप 6 या 7 दिन कहने वाले हैं, पर 6 या 7 घंटे तो बहुत थोड़े हैं। एक दिन के अंदर ही आप ये वीडियो बना लेते हैं। ड्यूरेशन क्या होती है आपकी वीडियो की और कितने अफराद इस पर काम करते हैं? हम इस टाइम टीम में तो 2-3 लड़के हैं जो पहले मैं खुद एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, तो इसके जितना भी ऑडियो का प्रोसेस होता है वो मैं खुद करता हूँ, ठीक है। ऑडियो हमारे पास आती है, उसको सॉफ्टवेयर में सारा म्यूज़िक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक यूज़ करता हूँ मैं, तो ऑडियो तैयार करता हूँ। फिर हमारे पास दूसरे दोस्त हैं, वो मोबाइल लेके आ जाते हैं कि चलो यार इसकी वीडियो भी शूट करते हैं। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 लड़के जो हैं हम इस पे काम कर रहे होते हैं बैठ के। ठीक है, ज़बरदस्त। तो हमजा मुझे बताएं कि आप इसके अलावा क्या करते हैं? जैसे कि मैंने बताया, मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ और प्रोफेशनली भी मैं इसे ही लेके चल रहा हूँ।
आई एम डीलिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और बेसिकली जो है वो हमारा सॉन्ग रिकॉर्डिंग का काम होता है। क्लाइंट्स को कोई गाना लिख के लाता है, अपनी कंपोजिशन बना के लाता है, तो हम उसको म्यूज़िक बना के देते हैं, और बेसिकली मेरा अर्निंग सोर्स भी वही है। ये जो रिमिक्सेस हैं ये एज ए एंटरटेनमेंट हैं, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और आवाम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका कहीं ना कहीं से अर्निंग सोर्स बना ही रहेगा। तो ये बताएं कि कभी आपका खुद दिल नहीं किया कि मैं म्यूजिक तो सारा मेहनत तो मैं खुद करता हूँ, कंपोजिशंस खुद बनाता हूँ, तो कंपोजर के साथ साथ हमने माजी में देखा है बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो पहले कंपोजर हुआ करते थे और फिर उन्होंने खुद भी उसमें किस्मत आजमाई की, आपने कभी नहीं सोचा? एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, बेसिकली मैं सिंगर तो हूँ नहीं, तो हिप हॉप में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासिकल तो मुझसे गाया नहीं जाएगा। तो ये बस इंशाल्लाह आप अगर मगरिब की बात करें तो वहाँ पर सिंगर्स ही कहलाते हैं ये भी। तो राइट, ठीक है। तो हमजा, मुझे जाते जाते प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। ठीक है, जबरदस्त। ये बताएं कि अगला कौन सा सियासतदान टारगेट है आपका, किसकी अब हम वीडियो देख सकेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब की मिलेंगी आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इनके बयानात हैं वो बहुत मज़े की होते हैं। तो इनके जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से हम उठाते हैं चीज़ें, और आगे भी जो आ रहे हैं तो वो ज़्यादातर शहबाज शरीफ साहब पे ही होंगे। राइट राइट राइट। तो विश यू ऑल द बेस्ट आपके आने वाले वायरल क्लिप्स के लिए भी। हमजा, आपसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। और एक्सप्रेसो किताब में आज बहुत ही खूबसूरत किताब पर बात करनी है। बहुत ही मशहूर ज़माना किताब है बोर्कीज़ की, द लाइब्रेरी ऑफ बेबल एंड अदर स्टोरीज़, जिसका उर्दू तर्जुमा डॉक्टर आसिम बख्शी ने किया है, बाबल का कुतुब खाना और दूसरी कहानियाँ। बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा है। और पहले बोर्कीज़ पर बात करेंगे और उसके बाद डॉक्टर आसिम बख्शी पे बात करेंगे, क्योंकि दोनों के हवाले से एक तो चीज़ कन्फर्म है कि दोनों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो मुतालिया की है। यानी बोर्कीज़ जो है वो खुद कहते हैं कि बाकी लोग जो है वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कितना लिखा और मैं ये सोचता हूँ कि आज मैंने कितना पढ़ा। तो ये फ़र्क है उनमें और दूसरे अदीबों में। और जब भी बोर्कीज़ का आपके ज़हन में नाम आता है तो एक बहुत ही खूबसूरत जुमला आपके ज़हन में आता है कि उन्होंने कहा था कि कहानियाँ जो हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही किस्म की हैं। 2 लोगों के दरमियान में प्यार की कहानी, 3 लोगों में के दरमियान में प्यार की कहानी, ताकत के लिए जद्दोजहद और सफ़र। यानी ये 4 चीज़ें हैं जिनमें दुनिया की तमाम कहानियाँ जो हैं वो बुनी जाती हैं। और इसमें अगर आप मानवियत की तलाश को भी बीच में शामिल कर लें तो चले यही 4-5 हैं जिसके इर्द गिर्द जो है वो सारी कहानियाँ हमारी बुनी जाती हैं। बोर्कीज़ जो है ये 1899 में अर्जेंटाइन में पैदा हुए, और उसके बाद इनकी जो अलामती तख्लीक निगारी है उसके हवाले से मतलब ये सबसे बड़ा नाम है। और जब हम ये देखते हैं कि 1955 में इनकी नज़र चली जाती है तो उसके बाद उनकी जो ब्रेन की जो फैकल्टी है, ये वाली दिमाग की ये वाली जो सलाहियत है, ये कहीं ज़्यादा परवरिश पा जाती है। और मेरा ख्याल है कि अलामती तख्लीक निगारी में और इस पूरी डोमेन में जितने इंसान हदूद या लिमिट्स को छू सकता है, शायद बोर्कीज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जनरली जब आप अफसाना पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं, और चाहे वो पूरी दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी जगह पे लिखी गई हो, चाहे उसमें अलामतें हों, चाहे वो तजरीदी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जो है वो समझ आ रही होती है, क्योंकि वो आपको रिलेट कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। बोर्कीज़ जो है वो उनका मामला कुछ और है। मसलन मैंने पहले कहानी पढ़ी पुरपेच रास्तों का बाग, तो मुझे आधे में एहसास हुआ कि ये कुछ और हो रहा है। इस हवाले से डॉक्टर आसिम बख्शी ने बड़ा ही खूबसूरत जुमला लिखा है जो शायद इसका तारुफ ज़्यादा बेहतर तौर पर करा सकता है कि इनकी कहानियाँ जो हैं वो सिनफी कैद से आज़ाद हैं, और एक ही वक्त में फ़लसफ़ा, रियाजी, मुतअद्दिद तहज़ीबी रवायात और जो कदीम असातीर हैं उनकी भूल भलियाँ हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि कदीम असातीर और रियाजी और जो तहज़ीबी रवायात हैं और जो फ़लसफ़ा है, इसको अगर आप मिक्स करते हैं तो वो क्या चीज़ निकलेगी। बहुत ही मुश्किल समझे जाते हैं, लेकिन जो इनका जितना मुश्किल कोई राइटर होता है, फिर आप सोचिए कि उसका तर्जुमा करना कितना मुश्किल होगा। इस किताब का जो पहला चैप्टर है, ये पहला बाब है, वो डॉक्टर आसिम बख्शी ने लिखा है, और उसमें उन्होंने तर्जुमा निगारी जो है उसके हवाले से बात की है। और वो चैप्टर जो है वो पूरा एक मकाला है, वो इतना इंटरेस्टिंग है, वो इतना ज़बरदस्त है कि उससे आपको आइडिया होता है कि तर्जुमा जो है वो कितना बड़ा फ़न है और कितना मुश्किल काम है।
डॉक्टर आसिम बख्शी जो हैं वो पेशे के एतबार से कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है, लेकिन उसके साथ जो फ़लसफ़े के साथ उनका ताल्लुक़ है और उसके साथ वो एक तदरीस से भी वाबस्ता है, तहकीक से भी वाबस्ता हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक किताब लिखी थी, नई ज़मीनों की तलाश, जिस पे उर्दू साइंस बोर्ड ने उनको अवार्ड दिया। उसके बाद उनकी जो किताब दुविधा है, 2022 में कराची लिटरेरी फेस्टिवल ने उनको उस किताब को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर करार दिया था। इसके अलावा उनकी लातादाद जो बैनुल-अक़वामी फ़िक्शन है उसके तराजम आपको मिलेंगे। फिर डॉक्टर आसिम बख्शी ने उसामा सिद्दीक का नावल जो है उसका तर्जुमा किया, चांद को गुल करे तो जाने, बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा। तो कहने का मतलब ये है कि आसिम बख्शी जो है वो इसी मैदान के आदमी हैं। और ये जो सबसे मुश्किल, द लाइब्रेरी ऑफ बेबल एंड अदर स्टोरीज, इसको तर्जुमा करना मुश्किल तरीन काम था जो कि आसिम बख्शी ने किया है। और ये तर्जुमा करना क्यों मुश्किल था, उसकी वजह यह है कि बोर्जिस खुद बहुत मुश्किल हैं। बोर्जिस जो है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि बोर्जिस का मुताला एक अजीब व गरीब हल्का दार सरगर्मी है। अगर आप डच ग्राफिक फनकार सॉस अशर के काम से वाकिफ हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि नामुमकिन अशिया के क्या मानी हैं। ऐसी ही एक नामुमकिन शय अशरी सीढ़ियाँ हैं और जिन पर चढ़ने या उतरने वाला मुसलसल चढ़ता या उतरता ही रहता है। ये सवाल कि आया वो चढ़ रहा है या उतर रहा है, सीढ़ियाँ देखने वाले की आंख पर मुनहसर है। सो बोर्जिस का जो मुताला है वो अशरी सीढ़ियों पर फिसलते चले जाने के मुतरादिफ है। ये पहले ही जब आप उनका अफसाना खोलेंगे तो जब आप आधे में पहुँचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके फाइन, मैं शायद रियलिटी से डिटैच हो गया हूँ। और अगर मुझे बोर्जिस को पढ़ना है तो उसका मतलब सिर्फ यह है कि मुझे अपने आप को रियलिटी से डिटैच ही रखना है और तमाम जो आपके आसपास इन्वायरमेंट है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको कता ताल्लुक़ करना पड़ेगा और उनसे आपको मुनक़ता होना पड़ेगा। और तब जाके आप बोर्जिस की जो जादुई किस्म की नसर है इसको आप समझने के काबिल होते हैं। और फिर जब आप उस अफसाने से बाहर आते हैं तो फिर आपको अपनी उसी रियलिटी में वापस जाने में काफ़ी टाइम लगता है और दिक्कत होती है। बोर्जिस इतना कमाल फनकार है और इतना ही कमाल फनकारी और महारत के साथ आसिम बख्शी साहब ने उनका तर्जुमा किया है। तो ये जो किताब है द लाइब्रेरी ऑफ बेबल एंड अदर स्टोरीज, बोर्जिस की बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा किया है। बाबुल का कुतुब खाना और दूसरी कहानी आसिम बख्शी ने इसको पब्लिश किया है जेलम बुक कॉर्नर ने। ज़रूर मंगवाइएगा, ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। सेगमेंट आपने देखा। अब बात करते हैं बेमिसाल जुमलों और मुनफरिद अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट और हंसाकर लोट-पोट करने वाले वर्सेटाइल अदाकार रंगीला की, जिनके मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। रंगीला एक अजीम अदाकार, गुलकार और हिदायतकार थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसे अनमिट नकूश छोड़े हैं कि उनके जिक्र के बगैर पाकिस्तानी फिल्मी तारीख हमेशा अधूरी रहेगी। गमज़दा चेहरों पर तबस्सुम बिखेरने वाले रंगीला ने 600 से जायद फिल्मों में कमाल फन के जौहर दिखाए और उनकी मशहूर फिल्मों में रंगीला, दिल और दुनिया, कुबड़ा आशिक, औरत राज, पर्दे में रहने दो, ईमानदार बेईमान, इंसान और गधा और दो रंगीले शामिल हैं। रंगीला ने अदाकारी में अपने फन की सलाहियतें दिखाने के बाद हिदायतकारी के शोबे में कदम रखा। आपने रंगीला प्रोडक्शंस के बैनर तले कई फिल्में भी प्रोड्यूस की जो अवाम में बेहद मकबूल हुई। रंगीला ने अदाकारी, हिदायतकारी के बाद गुलकारी में भी खुद को आजमाया। हर जहत में ही कमाल महारत थी उनकी। रंगीला को 2004 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया और उसके अलावा आपने बेहतरीन अदाकारी और दीगर शोबों में शानदार कारकर्दगी की, जिस पर 9 मरतबा उनको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। और जनाब इसके बाद गुर्दो और जिगर फेफड़े का आर्जा उन्हें लाहक था, जिसके सबब आप 24 मई 2005 को लाहौर में 68 साल की उम्र में जिंदगी की बाजी हार गए और अपनी अदाकारी, गुलकारी और हिदायतकारी के कई अनमिट नकूश यहाँ पर छोड़ गए। छोटा सा ट्रिब्यूट हमने उनको पेश किया है आज उनकी बर्थडे पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।